आप पैसा बनाने का, वेल्थ क्रिएट करने का कोई रियल फॉर्मूला बता दो। एक बहुत ही सीक्रेट फॉर्मूला बताता हूँ जो हर बड़े आदमी ने इस्तेमाल किया। अमीर लोग कैसे टैक्स बचाते हैं ये सब जानना चाहते हैं। 13 करोड़ रुपए के 3 फ्लैट्स लिए जाते हैं जिसपे कोई टैक्स नहीं भरना पड़ता। और ये कौन है? ये शाहरुख खान की बेटी है। काफ़ी बड़े बड़े संस्थाओं पे एलिगेशन लगे हैं कि भाई चैरिटी के नाम पे आप काले धन को सफ़ेद कर रहे हो, लेकिन उनके ऊपर कुछ नहीं हो सकता क्योंकि वो बड़े उद्योगपतियों का पॉलिटिशियंस के साथ उठना बैठना है। तो अभिषेक भाई 3 रिच मैन क्लब्स के बारे में बताओ जिनका एक्सेस सिर्फ रिच लोगों को ही होता है। मतलब अगर आपके पास पैसे नहीं है ना तो आप वहाँ जा ही नहीं सकते। तो 3 बहुत इंटरेस्टिंग है जिसके बारे में शायद आपके ऑडियंस ने भी सुना नहीं होगा ज़्यादा, क्योंकि इंडिया में ज़्यादा लोग बात ही नहीं करते इसकी। तो पहला है सिक्योरिटी के लिए एक्स आर्मी पर्सनल, एक्स नेवी सील्स, ये सारे उस टाइम पे सिक्योरिटी देते हैं बाहर। शूट ऑन साइट का ऑर्डर रहता है। ओह माय गॉड। बता दो कि भाई हमारे इसमें टेरिटरी में क्या हो रहा है, किसी को पता नहीं चलना चाहिए, गलती से भी कोई बाहर वाला घुसना नहीं चाहिए। इट इज़ सो एक्सक्लूसिव। और मैं आप लोगों को बता दूं कि ये पावरफुल फैमिलीज जो पॉलिटिक्स को डिक्टेट करती है वो केवल विदेश में नहीं, हमारे देश में पर इतने खत्म नहीं हुआ। क्रुएलिटी की हद देखो। 40 दिन तक उनके ऊपर क्या क्या किया गया। उनकी स्किन पूरी तरीके से निकाल दी, स्किन, नेल्स पूरी तरीके से उखाड़ दिए गए। ओह माय गॉड। तब भी अगर कुछ नहीं हो रहा है, बाल नोच दिए गए। आप गवर्नमेंट के खिलाफ मजाल एक लफ्ज़ बोल दो, आप रातों रात गायब हो जाओ। अगर आपने कोई बहुत बड़ा क्रिमिनल ऑफेंस वहाँ पे कर दिया है तो आपके फैमिली के सारे 7 मेंबर्स को भी वो जेल में डाल देंगे हमेशा के लिए। ये जो मैं कहने वाला हूँ ये केवल बिजनेस वाले को नहीं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के लिए भी है। ये हर उस बंदे के लिए जो लाइफ में कुछ अचीव करना चाहता है लेकिन क्रिटिसिज्म से डर रहा है। वेलकम अभिषेक भाई। तो पहले हम एक धमाकेदार क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल। ठीक है। सक्सेसफुल तो सब बनना चाहते हैं जी। ठीक है। लोग कहते हैं कि टिप्स भी दे दो हमें जिससे हम सक्सेसफुल बन जाएं, बट ऐसा कोई सक्सेसफुल कैसे बन सकता है कि वो अपने 7 पुश्तों के लिए लेगेसी छोड़ जाए, इतना पैसा कमा के दे जाए? ओके सो जब लेगेसी की बात अगर हो ही रही है तो मैं आपको कह दूं कि लेगेसी जो वर्ड होता है ना, हमने बहुत बार कोरिलेट सिर्फ पैसों से कर लिया है। हमें सिर्फ पैसों से नहीं करना चाहिए। लेगेसी एग्जैक्टली होती क्या है आज की यूथ को पता ही नहीं है, तो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ एक कहानी के तौर पे। और ये रियल कहानी है एंड आपके ऑडियंस भी पता नहीं उनको पता होगी कि नहीं पता होगी, कमेंट्स में तो वो बता ही देंगे। जस्ट इमेजिन करिए 2 साल की उम्र में अगर आपकी माताजी गुजर जाती हैं तो आप कितने पेन में रहोगे, क्योंकि आपने देखा भी नहीं है 2 साल में, तो आपको क्या ही पता रहेगा। बट स्टिल जब आप 13 साल के होते हो तब आपको 13 लैंग्वेजेस में मास्टरी हासिल होती है। 13 लैंग्वेजेस एट द एज ऑफ 13। आज 20, 30, 40 साल के उम्र के लोगों को ये नहीं होती है। इतना ही नहीं, 13 साल की उम्र के बाद ही विद इन दैट शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम आपको स्विमिंग आती है, बॉडी बिल्डिंग आती है, मार्शल आर्ट्स आता है। इस तरह के आपके पास 13 चीज़ों पे महारत हासिल है, तो कहीं ना कहीं इनको एक्सेप्शनल कहेंगे। सो ये हैं संभाजी महाराज। अच्छा। जो लोग औरंगाबाद, अब तो औरंगाबाद उसको कहते नहीं है, उसको छत्रपति शिवाजी के संभाजी नगर के हिसाब से कहा जाता है। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि ये इस तरह के टैलेंट थे। 2 साल में उनकी मॉम चले गई, 13 साल की उम्र में 13 लैंग्वेजेस, इतनी सारी स्किल्स होने के बाद अब आप जान के हैरान हो जाओगे 9 साल में उनके ऊपर 120 बार अटैक्स हुए हैं। 2 साल की उम्र में 9 साल तक। अच्छा, उसके बाद 9 साल तक 120 बार, सारे फेल्ड। अच्छा। सारे फेल्ड। बड़ी सी बड़ी आर्मीज ने कोशिश करा, कभी उनको हरा नहीं पाए। तो ऐसे में जो सबसे क्रूअल उस समय का राजा बोल सकते हैं, औरंगज़ेब की मैं बात कर रहा हूँ। सो औरंगज़ेब को भी अचानक से मीडिया ने एक अच्छे तरीके से पोर्ट्रे करने की कोशिश करी। वो वैसा बंदा नहीं था, अगर आप एक्चुअल हमारी हिस्ट्री में जाते हैं वैसा नहीं था। तो औरंगज़ेब परेशान कि बोले भाई ये बंदा तो अलग ही चल रहा है, अलग टैलेंट है, कुछ भी कर लो। और इनके पास मैसिव आर्मी है। मतलब औरंगज़ेब हैज़ रीच्ड अ स्टेट कि जहाँ पर वो हर जगह मुगल सल्तनत फैला सकता है, बट वो इनको हरा ही नहीं पा रहा। क्या सीन है। तो इन लोगों की एक बहुत बेकार आदत थी, जब सीधे हाथ से आप कुछ नहीं निकाल पाओ तो गलत काम से आप किसी तरह करो। और हमारे देश में भी दुर्भाग्यवश आज भी आप देखोगे रिश्तेदारों में कहीं ना कहीं कोई एक, जो हम जो बोलते हैं ना शकुनी मामा टाइप के, या कुछ इस तरह से निकल जाते हैं। तो इस केस में साले साहब थे, तो इन लोगों ने साले साहब को पैसे वैसे खिला दिए। मतलब उस टाइम पे कॉइन्स हो गए, ये सब हो गए। बोले भाई कुछ तो करो। इस समय थे जो संभाजी महाराज रहते हैं उनके साथ उनके कवि रहते थे।
सो कैसा रहता है कि पहले ज़माने में हमेशा एक मेंटर का जो इम्पोर्टेंस रहता वो हमेशा रहता था कि यार ये हमेशा रहेंगे, प्लस हमारे लेख लिखेंगे, हमारी जो विक्ट्रीज़ हैं उनके बारे में लिखेंगे। तो साले साहब को कहा जाता है कि एक काम करो, ये ऐसे तो हाथ नहीं आने वाला है, ये कहाँ कहाँ जा रहे हैं अब हमको बताओ कि नेक्स्ट कहाँ जा रहे हो और कहाँ विदाउट आर्मी, बिकॉज ही इज़ वेरी, आप सोच रहे हो जिसको इतने स्किल्स और इतने अटैक होने के बाद भी किसको हरा नहीं पा रहे हो आप, जबकि आपके पास 100x आर्मी है, तो ये कितने स्ट्रांग होंगे। तो इनको छल से फाइनली पकड़ा गया, ऊँट पे लटकाया गया, ले गया। पर इतने ख़त्म नहीं हुआ, क्रुएलिटी की हद देखो, 40 दिन तक उनके ऊपर क्या क्या किया गया। उनकी स्किन पूरी तरीके से निकाल दी गई, स्किन, यस, जस्ट इमेजिन हमारा थोड़ा सा अगर हो जाता तो क्या होता है। नेल्स पूरी तरीके से उखाड़ दिए गए, Oh my God. तब भी अगर कुछ नहीं हो रहा है। बाल नोच दिए गए, काटे नहीं गए, नोच दिए गए सारे, तब भी अगर कुछ नहीं हो रहा है तो आग का सरिया लेके उनको टॉर्चर करने लगे। जैसे जैसे दिन गए औरंगजेब परेशान कि भाई ये बंदा है क्या। आज आप देखो, आज का यूथ इतना वीक हो गया है, अगर एक जगह से थोड़ा सा गिर भी जाता है तो वो 10 दिन तक रोता है उसी के कि अरे यार मैं उधर गया था, गिर गया था, बहुत बेकार जगह है। यहाँ पर क्या क्या सफरिंग हो रही है, आप उस चीज़ को देखो। उसके बाद क्या होता है, टूवर्ड्स द एंड ऑफ दीज 40 डेज औरंगजेब ने एक स्टेटमेंट बोला था, दिस इज हाउ लेगेसीज आर सेट। उसने कहा यार मेरे 4 बेटे हैं, 4 में से अगर एक भी बेटा तुम्हारे जैसा होता ना, कसम से हर जगह मुगल सल्तनत होती। उसने कहा धर्म परिवर्तन कर दो, बोले नहीं, मैं अगले जन्म में भी आऊंगा और तेरे खिलाफ खड़ा होऊंगा। इतना ज्यादा उनके अंदर एटीट्यूड, पॉजिटिव एटीट्यूड की बात कर रहा हूं, हम वो नेगेटिव वाली नहीं कर रहे हैं। एंड फाइनली जब ये परेशान हो गए तो बोटी 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 सारी काट दी गई। पहले आंखों में गरम सरिया करा, पूरा बोटी बोटी करके रिवर बैंक पे डाला, बट लेगेसी अभी बनी नहीं है, ये तो शुरुआत हुई है। इसको जब देखा गया, बिकॉज इतने रिस्पेक्टफुल पर्सन को जब आप ऐसे ट्रीट करते हो तो सारे गांव वाले, सारे साम्राज्य वाले एकत्र हो गए और पूरी तरीके से भगा दिया इन लोगों ने मुगल। मतलब हिज डेथ बिकेम एन इंस्पिरेशन फॉर सो मेनी पीपल कि अगर ये इतना सहने के बाद भी अपने ग्राउंड्स को होल्ड करता है तो दिस इज लेगेसी। तो लेगेसी हो क्या रही है, लेगेसी इज नॉट जस्ट अबाउट अर्निंग मनी, इट इज अबाउट गिविंग बैक टू द सोसाइटी। लेगेसी का मतलब है आप सोसाइटी को दे रहे हो। आप संभाजी महाराज जैसे अपने आप को सैक्रिफाइस करने तक को तैयार हो। आप इस हद तक जा रहे हो कि मैं अपनी धरती के लिए, धरती माँ के लिए मैं अपने आप को पूरी तरीके से सैक्रिफाइस कर दूं, तो वो लेगेसी है। एंड दैट्स वाई अगर आप देख सकते हो बहुत कम लोग होते हैं, बहुत कम, जिनके जाने के बाद भी आपको 100 साल तक लोग याद कर रहे हैं। ही इज़ वन सच पर्सन। अगर आप संभाजी नगर जाओगे तो आज भी बच्चा बच्चा जानता हो, उसके घर पे कहानियाँ बताई जाती हैं इस तरह से। तो लेगेसी अगर सक्सेस में भी बनानी है तो केवल अपने बारे में मत सोचो, फर्स्ट थिंक अबाउट द सोसाइटी एंड गिव। अगर आप 10 रुपए ले रहे हो तो 100 रुपए की चीज़ें दो, गिव देम दैट सॉर्ट ऑफ वैल्यू एंड क्रिएट एन इम्पैक्ट। जब तक आप इम्पैक्ट नहीं बनाओगे तब तक आप लेगेसी नहीं बना सकते। तो दिस इज द वे हाउ लेगेसी कैन बी सेट। वाह, आपकी स्टोरी ने तो एकदम गूज बम्स ला दिए मुझे। मतलब इतनी हैवी स्टोरी थी ना, एक टाइम पे तो इमेजिन होने लग गया था उनका पेन और वो। चलो अच्छा, अब अभिषेक हम थोड़ा सा ना मनी और वेल्थ पे बात कर लेते हैं। परफेक्ट। आजकल हर कोई पैसा बनाना चाहता है ना। वैसे सही बात भी है, पैसा नहीं होगा तो एक टाइम पे दोस्त यार भी नहीं रहेंगे, गर्लफ्रेंड भी छोड़ के चली जाएगी, सपने पूरे नहीं होंगे। तो आप पैसा बनाने का, वेल्थ क्रिएट करने का कोई रियल फॉर्मूला बता दो। ठीक है, एक बहुत ही सीक्रेट फॉर्मूला बताता हूँ जो हर बड़े आदमी ने इस्तेमाल किया है। बड़े आदमी की बात करूँ तो बिल गेट्स, स्टीव जॉब्स, जेफ बेजोस, भारत के भी बड़े से बड़े उद्योगपतियों ने ये यूज़ किया है। एंड दैट इज़ कि आप अचानक से गायब हो जाओ। अब इसको समझते हैं, यू हैव टू डिसअपेयर। आपने एक सोशल मीडिया में एक ट्रेंड देखा है, कभी कभार क्या होता है कि कुछ लोग बहुत नॉर्मल से रहते हैं, अचानक से गायब होते हैं। जैसे आजकल एक इंस्टाग्राम पे आपने कुछ रील देखोगे, एक समुराई टाइप का एक बंदा है जम्मू एंड कश्मीर का, जो पहाड़ों पे जा रहा है, ब्लैक होल थ्योरी करके। वो अगर आपने कभी रील देखी होगी, वो मार्शल आर्ट्स कर रहा है और अलग अलग तरीके से कर रहा है। अर्लियर वो जम्मू एंड कश्मीर में नॉर्मल वीडियो शायद तरुण आपने देखी होगी, सो उस तरह से कर रहा था, बट अचानक से गायब हुआ एंड टुडे ही इज डूइंग दैट ब्लैक होल थ्योरी। उस पर कॉन्ट्रोवर्सी काफ़ी चल रही है, बट वो अचानक से आया एंड ही इज़ गेटिंग मैसिव सक्सेस। कितने मिलियंस में फॉलोअर्स हैं, कितने लोग रील्स बना रहे हैं। तो वेल्थ का भी सेम चीज़ है। देखिए, आज के समय पे सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि हम लोग साइलेंस में जाना नहीं चाहते।
एंड साइलेंस एक ऐसी चीज़ है जो चाहे गौतम बुद्ध जी की बात करें, चाहे विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद जी की बात करें, ये सारे संत, गुरु, सक्सेसफुल पीपल, सब लोगों ने इस चीज़ को प्रमोट हमेशा से किया हुआ है। अब आप लोग सोच रहे हो इसका डायरेक्ट कोरिलेशन क्या है? डायरेक्ट कोरिलेशन ये है कि जब आपका माइंड दिन भर चैटर करता रहेगा, जब आप दिन भर चैटर करते रहेंगे, तो आपके पास सोचने की क्षमता नहीं है। बिल गेट्स की अगर मैं बात करूं तो बिल गेट्स हर साल 40 दिन एक सुनसान आइलैंड पे जाते हैं। अच्छा। जहां वो इंटरनेट से कट ऑफ रहते हैं, मोबाइल से कट ऑफ रहते हैं। उनका ऑब्वियसली गार्ड्स और उनके पास रहता ही है, बिकॉज ही इज सच अ हाई प्रोफाइल पर्सन। वो अपनी बहुत सारी किताबें लेके जाते हैं, बहुत सारे न्यूज़पेपर्स लेके जाते हैं, जिससे कि उनको पता करना रहता है। और वो 40 दिन के बाद जब वो निकलते हैं, ही इज अ न्यू पर्सन। तो इससे क्या होता है कि आप देख रहे हो कि बिल गेट्स ने जब विंडोज का निर्माण किया था, तब भी वो इसी के बाद किया था, और इसी के जैसे काफी सारे बड़े लोग ये चीज करते हैं। अगर आप एक नोटिस करोगे तो आपने देखा होगा जो बहुत अल्ट्रा रिच लोग रहते हैं वो बहुत वेकेशंस पे जाते हैं। अगर आप नोटिस करोगे, आप उनके सोशल प्रोफाइल्स भी देखेंगे तो यू विल फाइंड क्यों जा रहे हैं, इससे काम से रिलेटेड नहीं है। क्योंकि जब आप वो ऑफ फेज पे जाते हो, जब वो नॉर्मल चीज़ों से आप दूर हो जाते हो, तब आपका माइंड एक अलग तरीके से चलता है, रिवाइव हो जाता है और आप नई चीज़ें सोचते हो। अब आपके कुछ ऑडियंस कहेंगे कि यार हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम वेकेशन जा पाए। मैं उदाहरण के लिए बता दूं, जेपी मॉर्गन जो एक समय के सबसे बड़े फाइनेंसर थे, वो हर साल 4 महीने के लिए अपनी बोट, यॉट लेके निकल जाते थे। आज के समय पे जिसको यॉट बोलते हैं, वो निकल जाते थे। और उसके बाद आने के बाद वो 1-2 बिलियन डॉलर के, आज के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, ट्रांजैक्शंस, मतलब बिजनेस डील्स करते थे। तो कुछ तो बात होगी। तो पॉइंट ये है कि जब अपने माइंड को आप साइलेंस पे लेके चले जाते हो, क्यों आपको लग रहा है आजकल इतने सारे लोग ये साइलेंस, मेडिटेशन, आश्रम्स, क्यों बड़े बड़े लोग जा रहे हैं? आपने नोटिस करा होगा ये वाली चीज़। तो इसका रीज़न सिंपल सा है। तो अगर आज के समय पे किसी को वेल्दी होना है तो अपने माइंड के चैटर को थोड़ा सा समय रोक लो, क्योंकि आप हमेशा अगर बॉम्बार्डेड रहोगे, आपको खुद का सोचने का मौका ही नहीं मिल रहा। आप नया आइडिया सोचोगे कैसे अगर आप दिन भर 100,000 आइडियाज़ आ रहे हैं? आपके पास समय ही नहीं मिल रहा ना आपको एग्जीक्यूट करने के लिए। और आप लोगों ने भी अपने लाइफ पे ये नोटिस करा होगा कि जब जब आप अपने एक बड़ा आइडिया लेके आओ, चाहे आपने पॉडकास्ट चालू करने का सोचा हो, चाहे आपने लेट्स से आपका कभी कोर्स लाने का सोचा हो, तो आपने एक भले ही ज़्यादा बड़ा नहीं, 2-3 दिन का ब्रेक लिया हो हर चीज़ से, और अचानक से कि यार तरुण, अतीक्षा, चलो अपन ये करते हैं। करेक्ट होता है। सो द बेस्ट ऑफ द बेस्ट आइडियाज टू जनरेट वेल्थ विल कम फ्रॉम साइलेंस एंड नॉट फ्रॉम वायलेंस और ऑल दीज थिंग्स। तो दिस इज द बिगेस्ट मंत्रा। वेरी वेल एक्सप्लेन्ड। अच्छा अभिषेक, एक चीज़ और है, आजकल ज़्यादातर लोग क्या करते हैं ना कि मैं रिच इसलिए नहीं हूँ क्योंकि मेरी किस्मत ख़राब है, मेरा तो टाइम ख़राब है, मुझे तो भगवान ने इतना लकी बनाया ही नहीं कि मेरे पास पैसे हो, है ना। भगवान ने सारा पैसा तो कुछ सेट ऑफ पीपल को ही दे दिया कि ये इतने लकी हैं। तो ये सोचना किस हद तक सही है? क्या मतलब ये सच में ऐसा है कि उनकी किस्मत ही ख़राब है इसलिए पैसे नहीं है? यार सबसे बढ़िया चीज़ जो हम इंडियन स्पेसिफिकली करते हैं उसको कहते हैं एक्सक्यूज़ मेकिंग। हमारे पास हर चीज़ का एक्सक्यूज़ है। क्लास में नंबर क्यों नहीं आया? क्योंकि टॉपर के पास सेटिंग थी। कॉलेज अच्छा क्यों नहीं मिला? क्योंकि मार्क्स रिग्ड थे, हमको नहीं मिल पाया। नौकरी अच्छी क्यों नहीं मिली? कंपटीशन बहुत था, आपके ज़माने में नहीं था। तो हमारे पास एक्सक्यूज़ेस हर जगह के होते हैं। बट लक से मेरे को एक ही स्टेटमेंट आता है जो डोनाल्ड ट्रंप भी कह चुके हैं और काफ़ी बड़े बड़े लोग कह चुके हैं, द हार्डर आई वर्क द लकियर आई गेट। अब चलिए इसको 2 तरीके से थोड़ा एलैबोरेट करके अगर मैं समझाऊं, ये कहना गलत नहीं है कि लक का एलिमेंट होता है। अगर 22-23 साल की उम्र में एक बंदा अपने डॉर्मेट्री में बैठ के एक मल्टी मिलियनर बन जा रहा है, मैं मार्क जकरबर्ग की बात कर रहा हूँ, तो थोड़ा बहुत लक है, क्योंकि उसी उम्र में काफ़ी सारे लोग मेहनत कर रहे थे। जो क्या ब्रदर्स है, लोग कमेंट्स में नाम बताएंगे, विल्किंग वॉस या करके कुछ हैं, क्रिप्टो के भी बहुत बड़े शहजादे हैं, फर्स्ट बिटकॉइन बिलियनर्स भी हैं वो। तो मार्क जकरबर्ग पे एलिगेशन लगा और वो प्रूवन भी है कि भाई पूरा आइडिया तो उन्होंने उनसे ही चुराया। तो कहीं ना कहीं मैं कहूँगा लक है, क्योंकि इतना कुछ होने के बावजूद वो इस चीज़ से निकल गए। अगर मैं कहूँ कि स्टीव जॉब्स जो करीब 22 साल की उम्र में मल्टी मिलियनर बन रहे हैं, तो ये मैं कहूँगा लक है, क्योंकि आप उस समय पे अमेरिका में पैदा हुए, आप उस समय पे पैदा हुए जब सिलिकॉन वैली ग्रो हो रहा था, आप उस समय पे पैदा हुए जब कंप्यूटर्स आ रहे थे, अपॉर्चुनिटी थी, सिलिकॉन वैली में इन्वेस्टमेंट आ रहा था, तो लक तो था। क्योंकि उस समय पे हमारे इधर भी 22-23 साल के लड़के बहुत मेहनत कर रहे थे, बट कंप्यूटर जैसी कोई चीज़ ही नहीं थी, तो भाई कहाँ से कर सकते हैं। तो लक होता ज़रूर है, लेकिन जो लोग ये एक्सक्यूज़ देते हैं कि यार हमारे पास लक नहीं है इसलिए हम नहीं चल पाए, ये सबसे बड़ा झूठ है। क्यों? क्योंकि अगर मैंने स्टेटमेंट किया था द हार्डर यू वर्क द लकियर यू गेट, और इसका सबसे बढ़िया उदाहरण है रे क्रॉक,
मैकडॉनल्ड्स पहले से था, लेकिन 55 साल की उम्र में वो गए और मैकडॉनल्ड्स को द मैकडॉनल्ड्स उन्होंने बनाया। और KFC की अगर हम बात करें तो 60 साल की उम्र में, 60-65 साल की उम्र में उन्होंने दर दर ठोकरें खाई, हिम्मत नहीं हारी, उसके बाद करा। तो ये एक एग्जाम्पल सेट कर रहा है कि भाई अगर हम लक को ही छोड़ते तो हमारे देश में तो 50 साल बाद रिटायरमेंट वाली एज हो गई, अब क्या ही काम करेंगे। ये लोगों ने तो अपना फॉर्मल करियर उस समय पे शुरू किया, 50 साल के बाद शुरू किया। तो ये बहाना देना कि भैया लक है, सब कुछ लक नहीं है। हाँ, अगर आपको पता है कि आपकी परिस्थिति सही नहीं है तो आपको डबल ट्रिपल मेहनत करनी पड़ेगी, ये एक्सेप्ट कर लो। जैसे मैं अपने आप को लकी नहीं मानता हूँ, उतना लकी नहीं, मैं भी बिल्कुल, बट मेरे को ये पता है कि अगर पड़ोसी को 10 टाइम्स वर्क करना है तो मेरे को 100 टाइम्स करना पड़ेगा, बट आई एम प्रिपेयर्ड फॉर दैट कि अगर मुझे वही गोल चाहिए तो मुझे 100x काम करना पड़ेगा। हमने भी देखा हुआ है, फॉर एग्जाम्पल कभी कभी आप लोगों को फील होता होगा, जैसे आप कभी कभी पॉडकास्ट करते हैं, काफ़ी यंग लोगों का भी करते हैं, तो आपको भी लगता होगा कि यार देखो इतने कम एज में ये कितना कुछ कर रहे हैं। तो आई वुडंट से कि मेहनत नहीं कर रहे हैं, बट यस देयर इज एन एलिमेंट ऑफ लक, लेट्स फेस इट। अगर आपको 13 साल की उम्र में जियो जैसी चीज़ का एक्सेस मिल जाता है, इंटरनेट का एक्सेस मिल जाता है, जो हमें नहीं मिला था, 12-13 साल की उम्र में इंटरनेट का कहीं एक्सेस मिलता, 13 साल की उम्र में इंटरनेट का एक्सेस मिला, आपके परिवार वेल टू डू थे कि भई आपको पैसे मांगने की भी ज़रूरत नहीं है, आप ड्रॉप आउट भी हो सकते हो, दैट इज़ लक। अब उसको आप यूज़ कैसे कर रहे हो ये आपके ऊपर निर्भर होता है। तो मेरा इस पर सिंपल सा कहना है कि लक जॉन डी रॉकफेलर के पास भी नहीं था। जॉन डी रॉकफेलर एक समय के वन ऑफ द मोस्ट रिचेस्ट पर्सन्स, ऑयल के सबसे बड़े बिलियनर कहा जाता है। उनके नाम पे काफ़ी सारी स्कॉलरशिप्स चलती हैं, उनके नाम पे काफ़ी सारी सोसाइटीज़ चलती है, काफ़ी सारी चीज़ें चलती है। तो जॉन डी रॉकफेलर बचपन से लकी नहीं थे, वो गरीब घर में पैदा हुए थे। अमेरिका, आपको पता है अमेरिका 3 लोगों ने बनाया और तीनों गरीब घर से थे। एंड्रयू कार्नेगी जिन्होंने स्टील प्लांट बनाया, जॉन डी रॉकफेलर जिन्होंने ऑयल मैग्नेट बनाया, और तीसरे जो कहा जाता है वो थोड़े रईस फैमिली से थे, JP मॉर्गन। पर आप तीनों में देखिए, 2 गरीब और 1 अमीर, रेशियो किसके पास ज़्यादा है? गरीब। इनफैक्ट मैं आपको बता दूं, फोर्ब्स की अगर लिस्ट में देखेंगे सेल्फ मेड बिलियनर्स का अगर आप देखोगे तो 67% फोर्ब्स में सेल्फ मेड बिलियनर है जिनके घर वालों में से कोई भी रईस नहीं था, उन लोगों ने खुद का एम्पायर बनाया। तो 67% इटसेल्फ इज सेइंग कि स्क्यूड है कि कहीं ना कहीं लोग नीचे से ही हैं और मैक्सिमम लोग गरीबी से ही निकले हैं। देखो, गरीबी या मिडिल क्लास, इंडिया में मैं मिडिल क्लास को बोलूँगा, जो वहाँ से निकलता ना उसके अंदर एक चीज़ होती है जो अमीरों के अंदर नहीं होते, होते भूख, राइट। और वो भूख जो रहती है ना, वो आपसे बहुत कुछ अच्छा करवा देती है अगर आप अपनी एनर्जी को सही चैनलाइज करोगे, क्योंकि उसने देखा हुआ है कि यार इधर क्या कैसी लाइफ है और इधर कैसी हो सकती है। तो दैट पर्सन विल ऑलवेज एस्पायर कि मैं अपने आप को पुश करते जाऊँ ताकि मुझे वापस उधर ना आना पड़े। तो वो रॉक बॉटम जिसने देखा है ना, वो हमेशा, तो इन अ नटशेल लक इज वन एलिमेंट ओनली। अगर आपको सही में लग रहा है जो ये व्यू कर रहा है कि मैं लकी नहीं हूं, तो भाई साहब लकी ना रे क्रॉक थे, ना KFC वाले थे, कोई भी लकी नहीं था। इलॉन मस्क को आज सब लकी बोल रहे हैं, बट कोई ये नहीं बात कर रहा है कि 2008 में इलॉन मस्क के पास एक ही ऑप्शन था, 3 जो उनकी मेजर कंपनीज थी उनमें से सिर्फ एक ही बचा सकते थे। कोई इन्वेस्टर रेडी नहीं था, क्योंकि सारे लोगों ने एक रिपोर्ट लिखी थी कि इलॉन मस्क की कंपनी कभी टिक नहीं पाएगी, खत्म हो जाएगी। 2008 की बात कर रहा हूँ। और उस समय पे इलॉन मस्क ने बोला भाड़ में जाए, मेरे पास जो $200 मिलियन मैंने जहां से भी बटोरे पर्सनल, मैं सारा का सारा लगाऊंगा, तीनों कंपनीज को बचाऊंगा। उसको देख के बाकी इन्वेस्टर्स को कॉन्फिडेंस आया कि यार क्या बंदा है, रिसेशन का समय है, 2008 लेमन ब्रदर क्राइसिस हो गया, हर कोई पैसा निकाल रहा है, अपना पैसा डाल रहा है, ये बोल रहा है मैं रेंटेड घर में रहूंगा, रस्ते में रहूंगा, लेकिन कंपनीज बचाऊंगा। उसको देख के 24 घंटे के अंदर इन्वेस्टर्स आने लग गए कि जिस बंदे को अपनी कंपनी पे, किसी को इतना अपनी कंपनी पे कॉन्फिडेंस नहीं था, इसमें था। क्या इसको हम लक कहेंगे? कैलकुलेटिव रिस्क लिया। 2008 में लोगों ने रिपोर्ट निकाला कि इलॉन मस्क की कंपनी कभी वापस खड़ी नहीं हो सकती, हेज फंड शॉर्ट कर रहे थे उसकी स्टॉक्स को। 2023-2024 इलॉन मस्क बिकम्स द रिचेस्ट पर्सन। बताओ। तो और वो जो शाहरुख खान ने एक लाइन बोलता है ना कि किस्मत बड़ी कुत्ती चीज़ है, वो बहुत बड़ी है। आप मेहनत करते रहो, किस्मत पलटी। वो ऐसे गिरा भी देती है और ऐसे ऊपर भी ले जाती है। बिल्कुल, सब्र रखो ना। मैं हमेशा कहता हूँ पेशेंस इज अ कमोडिटी विच इज रेयर इन सप्लाई दीज डेज। आजकल लोगों के अंदर पेशेंस नहीं है। मतलब आए दिन मैं देखता हूँ, मतलब जैसे इन्वेस्टमेंट में होता होगा, आपके पास भी DMs आते होंगे, किसी बच्चे ने 10,000 रुपए भी नुकसान कर दिया। आई अंडरस्टैंड, उसकी एज में बड़ा है, बट वो सुसाइड की बात करते हैं सीधे। राइट बॉस, दैट इज नॉट द सोल्यूशन। पेशेंस रखो। जब आप इधर से उठ के कल को जब आप 1 लाख, 10 लाख, 1 करोड़, 10 करोड़ पे आ जाओगे ना, तब आप खुद हंसोगे और आपको प्राउड फील होगा कि मैंने वो फेस क्रॉस करके आज मैं इधर चले गया। राइट, दैट इज द थिंग।
वो भी कई बार जरूरी होता है। कभी कभार रियलिटी चेक तो बहुत ज्यादा जरूरी है। ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आप जो भी काम कर रहे हो वो होता ही चला जाए, आप हर चीज में सक्सीड हो जाओ। उल्टा और काउंटर प्रोडक्टिव होता है, क्योंकि जब आपको सक्सेस की सीढ़ी मिलती जा रही अचानक से जब वो पटकता है वो नहीं संभाल तो लोगों से संभलता नहीं है। काफी लोग पागल हो जाते हैं, काफी लोग एक्चुअली टुवर्ड्स द डेथ बेड पहुंच ही जाते हैं, बिकॉज उन्होंने कभी एक्सपेक्ट ही नहीं किया है कि लाइफ में ऐसा कभी कुछ हो सकता है। और शायद वो मोस्टली लोगों की लाइफ में आता है, वो आता है। तो मैं तो कहूंगा कि अगर जो ये वीडियो देख रहा है उसकी लाइफ में फेलियर अगर जल्दी आ गया है ना, ज्यादा अच्छा है, तो बहुत बढ़िया चीज है। आज तुम रो रहे हो, कल तुम खुश होगे कि यार बॉस अच्छा हुआ मेरी लाइफ में जल्दी फेलियर आ गया। अगर आपको खुद पे तरस आ रहा है तो मैं बता दूं, 24 साल की उम्र में स्टीव जॉब्स को उसी की कंपनी से, $1 बिलियन कंपनी से लात मार के निकाला गया था। 2008 में एलॉन मस्क को खुद उसकी कंपनी में कोई फंड करने को तैयार नहीं था, बाद में वो रिचेस्ट इंसान बन गया। सेम अगर वॉरेन बफेट सर की भी अगर बात करें, बहुत कम लोगों को पता है, उन्होंने एक इन्वेस्टमेंट किया था सोलोमन ब्रदर्स में। वो बैंकिंग इंडस्ट्री से इसलिए दूर रहते हैं क्योंकि वॉरेन बफेट सर ने जब सोलोमन ब्रदर्स में पैसा लगाया था तो उनकी कंपनी काफी करप्ट निकली थी और वो उसके चेयरमैन बन गए थे स्टेक ले लेके। बट वो वहां से भी निकले और इंटीग्रिटी की मिसाल आज बन चुके हैं। हर कोई बोलता है ऑनेस्टी और इंटीग्रिटी की बात करे तो ये करे जाए। सेम वॉरेन बफेट और चार्ली मंगर जी का सबने हास्य मजाक बनाया था 1996 से लेके 2001 तक, क्योंकि उनको .com समझ में नहीं आता तो उन्होंने इन्वेस्ट नहीं किया। सब बोलते थे रिटर्न नहीं कमाया। 2001 में वॉरेन बफेट और चार्ली मंगर अपने रूम में घुसते हैं और 10,000 लोग स्टैंडिंग ओवेशन देते हैं, क्योंकि सबकी नैया डूब गई है, केवल इनकी बची है। तो आपको समझना है कि हार नहीं माननी है। गिर रहे हो अगर जल्दी तो बहुत बढ़िया। करियर की स्टार्टिंग में चाहे आप जॉब कर रहे हो, चाहे बिजनेस कर रहे हो, चाहे प्रोफेशन कर रहे हो, चाहे स्कूल में पढ़ रहे हो, कॉलेज में पढ़ रहे हो, दैट इज द बेस्ट थिंग यू कैन एक्चुअली हैव इन लाइफ। तो अभिषेक भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन, अमीरों की बात करते हैं अब। जी, ठीक है जी। टैक्स की बात करते हैं, ठीक है। अमीरों से टैक्स तो बहुत बढ़ रहा है जी, राइट। तो टैक्स मेरे ख्याल से सिर्फ मिडिल क्लास के लिए ही है। मिडिल क्लास लोग ही टैक्स देते हैं, बिल्कुल। ठीक है। आई थिंक पॉलिटिशियंस हो या और भी बहुत तरीके हैं टैक्स से बचने के, वो उनको टैक्स नहीं लगता। करेक्ट, राइट। तो अमीर लोग कैसे टैक्स बचाते हैं, ये सब जानना चाहते हैं। तो देखो तरीके बहुत हैं, ठीक है। वैसे तो इस पे भी एक इन डेप्थ बहुत भयंकर पॉडकास्ट हो सकता है, जिसपे अगर लोग पार्ट 2 बोलते हैं तो बिल्कुल करेंगे, और लाइक्स अगर आते हैं तो अपन बिल्कुल करेंगे। बट मैं शॉर्ट में कुछ तरीके बता देता हूँ जो रियल लाइफ है। आप जाके अगर सर्च करोगे, थोड़ा सा रिसर्च करोगे तो पता लगेगा। तो पहला किस्सा लेते हैं। 13 करोड़ रुपए के 3 फ्लैट्स लिए जाते हैं जिसपे कोई टैक्स नहीं भरना पड़ता है। और ये कौन है? ये शाहरुख खान की बेटी है, राइट। और इसको एग्रीकल्चरल इनकम दिखाया गया है। फार्मर। ये एग्जैक्टली फार्मर। ये न्यूज़ में, खबरों में काफ़ी चला था। 13 करोड़ के फ्लैट्स और आपको कोई टैक्स नहीं भरना पड़ रहा। इधर आप 50 लाख का कुछ ले लो, 50 लाख छोड़ो, 1 लाख का कुछ ले लो, दुनिया भर के आपको टैक्स देने पड़ते हैं। तो इंडेक्सेशन भी हटा दिया। एब्सोल्युटली सब। हाँ, ये बेचारे दुखी हो गए बड़े, बट लोग भी काफ़ी दुखी होंगे। दूसरा एग्जाम्पल, KL राहुल की शादी होती है, 55 करोड़ के गिफ्ट्स आते हैं टैक्स फ्री। 0 टैक्स। 55 करोड़ के गिफ्ट्स आ रहे हैं। आपका कोई दोस्त हो तो बताओ भाई कमेंट में जो इतने गिफ्ट देंगे। हमारे तो नहीं देते, हमसे ही लेके जाते हैं। 55,000 का मिल जाए बहुत बड़ी बात। अरे 5500 भी ज्यादा बोल दिया। 550 रुपए के देते बहुत बड़ी बात है। चिंगू से हमारे नाम की चाय कॉफी सारे खाते में चढ़ा के आते हैं। बट ऑन दैट नोट 55 करोड़ का कोई टैक्स का ऑब्लिगेशन नहीं। चलो ठीक है, वो भी हो गया। BCCI 25,000 करोड़ के आसपास IPL के राइट्स करती है ऑक्शन, टैक्स फ्री हो जाते हैं। और वहीं पे 670 मिलियन लोग 65% टैक्स का बर्डन अपने ऊपर उठा के चलते हैं हमारे देश में। हमारे देश में केवल 2 से 3% लोग प्रॉपर ऑफिशियल इनकम टैक्स भरते हैं। दिस इज नॉट अ फैक्ट विच आई एम सेइंग, ये पब्लिश्ड फैक्ट है। तो ये सारा बर्डन इधर पर जाता है। अब मैं आपको एक इंटरेस्टिंग क्विक फैक्ट बताता हूं कि हमारे देश में टॉप 1% ओन करता है 99% ऑफ द वेल्थ। ये तो सबको पता है। हमारे यहाँ पे टॉप 2% जो लोग हैं वो देश का टॉप 5%, ओनली 5% टैक्स भर रहे हैं। तो कुछ तो ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि टॉप पे हैं, उसके बाद सिर्फ 5% भर रहे हैं। अब इसको समझिए, सैलरी वाला कहाँ से बचाएगा? सब कुछ पैन कार्ड में रिकॉर्ड हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, वहीं से कट रहा है, कंपनी काट देती है। बिल्कुल, सैलरी आने से पहले तो टैक्स कट जाता है। एब्सोल्युटली। बुरा मत मानना, जितने IT वाले ये देख रहे हैं, जो IT में स्टार्टिंग के 3, 4, 5, 6 साल अगर आप जॉब कर रहे हो ना, आपकी जिस गली पे जाके आप वड़ा पाव खा रहे हो ना, आपका वड़ा पाव वाला नेट प्रॉफिटेबल आपसे ज़्यादा है। जूस वाला हो सकता है उसका घर जाके चेक कर लो, उसके पास ऑडी खड़ी होगी, आपके पास नहीं है।
तो उसको घीन की नज़रों से देखना बंद कर दो। देयर इज़ अ रीज़न क्यों हमारे देश में चाय वाले और वड़ा पाव वाले बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, आपके दिल्ली में भी बहुत चलते हैं। सो आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि हमारे इधर का टैक्स सिस्टम फ्लॉड तो है। सेस की अगर मैं बात करूं, वंस यू स्टार्ट अर्निंग 1 करोड़ 5 करोड़ पूरे अमाउंट पे आपका सेस लग जाता है। तो ऑब्वियस सी बात है कि कहीं ना कहीं हर बंदा टैक्स बचाने की कोशिश करेगा। तो जैसे कि पहला तरीका एक रईस इंसान करता है, वो एग्रीकल्चरल इनकम दिखाने की कोशिश करता है, दैट इज नंबर 1। दूसरा, ये लोग ट्रस्ट बनाते हैं और ट्रस्ट में अपने ही बंदों को रिक्रूट करते हैं, अपने ही फैमिली वालों को वो बना देते हैं कि भाई तुम सीईओ बन जाओ, ये बन जाओ। वहीं से सैलरी जा रही है, वहीं से रीराउट हो रहा है, वहीं से ब्लैक मनी वाइट मनी केमन आइलैंड से हो रहा है, सारी चीज़ें वहीं पर हो रही है और दुनिया के सामने इमेज भी बन रही है कि भाई अब तो बहुत चैरिटेबल हो। तो ये दूसरे है। काफ़ी बड़े बड़े संस्थाओं पे एलिगेशन लगे हैं कि भाई चैरिटी के नाम पे आप काले धन को सफ़ेद कर रहे हो, लेकिन उनके ऊपर कुछ नहीं हो सकता क्योंकि वो बड़े उद्योगपतियों का पॉलिटिशियंस के साथ उठना बैठना है। तो सेकंड तरीका तो वो हो गया। और तीसरा, जो एक बिजनेसमैन के पास पावर होता है, एक आम एम्प्लॉय के पास पावर नहीं होता, पावर ऑफ शोइंग एक्सपेंसेस। राइट। एक बिजनेसमैन जो भी खर्चे कर रहा है फ्रॉम अ पर्सपेक्टिव कि ये मेरे को बिजनेस जनरेट कर सकता है, वो सब एक्सपेंस में चले जाता है, डिडक्शन। तो वो ये सोचता है कि यार अगर मैं एग्जाम्पल 100 रुपये कमा रहा हूँ, 100 रुपये में से लेट्स से बिजनेसमैन को 30% 30 रुपये देने ही है गवर्नमेंट को, तो वो ये सोचता है ये 30 रुपये जब देने ही है तो मैं क्यों ना 100 रुपये में से 50 रुपये खुद खर्च कर लूँ, बचेगा 50 रुपये, उसका 30% मतलब 15 रुपये दूंगा, क्योंकि वैसे भी उसको वो यूज़ तो करना ही है, खाना पीना रहना घूमना फिरना, वो ऐसे करता है। सो दीज आर द 3 ways जिससे कि बिजनेसमैन अपने टैक्सेस बचा रहे हैं। इंडिया में रिचेस्ट फैमिलीज एक्चुअली में है कौन सी? सो ऑब्वियसली वन जिनकी बहुत शादी अभी चले जा रही है, 2050 तक चलती रहेगी शायद। सो एक तो है अंबानीज, नो डाउट। पहले दोनों भाई थे बट अब नेक्स्ट वन सुनने में आया वो राइज करेंगे बहुत जल्द। हाँ, अपने बेटे को तैयार किया जा रहा है, ठीक है, तो वो वाली चीज़ है। तो अंबानीज हो गए। देन अगर आप देखोगे तो पूना वाला ग्रुप जो है, दैट इज़ ऑल्सो वेरी बिग। अब लोग कमेंट्स में बताएंगे पूना वाला ग्रुप के अंदर क्या क्या आता है, आप शॉक हो जाओगे जब आप देखोगे कौन सी कंपनीज आती हैं, वो आ जाती हैं उसके अंदर। उनमें से कुछ के प्रोडक्ट्स हम यूज़ भी करते हैं, ठीक है। सो वो हो गई। टाटास, वी कैन नॉट डिनाई, टाटास इज़ अ बिग कॉन्ग्लोमेरेट। चाहे आप टाटा पावर, टाटा मोटर्स, कितनी सारी चीज़ें उनके पास, टीसीएस, सारी चीज़ें हैं। मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेसिस पे भी वो हैं। तो अगर आप टॉप की बात करें तो अभी ये टॉप 3 हैं। हम वो बोलने के लिए अभी रह गए, बिरलाज आर ऑल्सो बिग बट नॉट एज बिग एज दीज 3 एंटिटीज़। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है, हमारे देश की जो सबसे रिचेस्ट फैमिलीज़ हैं वो या तो गुजराती या तो पारसीज़ हैं। हाँ, वेरी ट्रू। यस, गुजराती का तो मैंने भी देखा है और पारसीज। सारे अमीर तो गुजराती हैं। टॉप 5 आप जाके फैमिलीज चेक करो। मैं आपकी जनता का जीके चेक करता हूँ कितने लोगों को टॉप 5 फैमिलीज दिखती हैं, क्योंकि आसानी से गूगल पे मिलेगा नहीं, थोड़ा सा रिसर्च करेंगे तो शायद मिल जाए। टॉप 5 फैमिलीज गुजरातीज एंड पारसीज ऑल्सो। हम पारसीज को सोचते हैं ना कि माइनॉरिटी होके आए, क्या ही कर लिया, बहुत कुछ कर लिया उनने। टॉप 5 में अगर आ रहे हैं ऑलमोस्ट आई गेस 3 गुजराती फैमिलीज हैं एंड 2 पारसी फैमिलीज हैं, तो मेजॉरिटी यही लेके चले गई हैं। एंड वेल्थ डिस्पैरिटी की अगर बात करें तो भारत की जो टॉप 5 रिचेस्ट फैमिलीज हैं, दे ओन मोर देन द रेस्ट 25 फैमिलीज ऑल टुगेदर। सो ये डिस्पैरिटी आप देखो। डिस्पैरिटी देखने का सबसे सिंपल तरीका है, इंडिया के रिचेस्ट लिस्ट जाके देखो, टॉप 5 को देखो और बाकी फिर सबको ऐड करो। बिलियंस में जो डिफरेंस दिखेंगे आपको खुद शॉकिंग लगेगा कि यार ये तो क्या हो गया, 5 लोग तो एक पूरा एक कंट्री बना देंगे और बाकी लोग मिल के जितना वो कर पा रहे हैं। तो दैट इज़ द बिगेस्ट डिस्पैरिटी। और वो इसलिए क्योंकि हमारे इधर वेल्थ कॉन्सेंट्रेशन, चाहे गवर्नमेंट बोलो, ब्यूरोक्रेट्स बोलो, उन सब ने घुमा फिरा के कुछ ही लोगों को दी थी इसी चक्कर में। सो दीज आर द रिचेस्ट फैमिलीज ऑफ इंडिया। तो अभिषेक भाई, 3 रिच मैन क्लब्स के बारे में बताओ जिनका एक्सेस सिर्फ रिच लोगों को ही होता है। मतलब अगर आपके पास पैसे नहीं है ना तो आप वहाँ जा ही नहीं सकते। तो 3 बहुत इंटरेस्टिंग है जिसके बारे में शायद आपके ऑडियंस ने भी सुना नहीं होगा ज़्यादा, क्योंकि इंडिया में ज़्यादा लोग बात ही नहीं करते इसकी, तो और बड़े इंटरेस्टिंग है। तो पहला है स्कल एंड बोन्स। अच्छा, हाँ, तो ये स्कल एंड बोन्स क्या है कि इनका बड़ा इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है, यूएस से शुरू हुआ था। तो ये जितने भी क्लब्स बने ना, सीक्रेट सोसाइटीज़ कहते हैं, क्लब्स बनते हैं, ये कहीं ना कहीं यूनिवर्सिटीज़ से बने। क्यों बने? बिकॉज यूनिवर्सिटीज़ यूज टू बी अ प्लेस जहाँ इंटेलेक्चुअल्स काफ़ी ज़्यादा रहते हैं, इंटेलिजेंट लोग रहते हैं, पीएचडी स्कॉलर्स, प्रोफेसर्स, पढ़ने लिखने वाले लोग रहते हैं, टॉप यूनिवर्सिटीज़। क्योंकि आज पढ़ाई शायद एक नेसेसिटी है। अगर मैं 200 साल पहले जाऊँ तो वो लग्जरी थी,
अगर कोई यूनिवर्सिटी में पढ़ ले रहा है 100-200 साल पहले, इजंट इट अ लग्जरी? इट्स अ बिग लग्जरी, सिर्फ बड़े लोग करते थे। तो स्कल एंड बोन्स में क्या होता था कि वहाँ पर आपको पता नहीं चलेगा आपका कोई टीचर ही सीक्रेट सोसाइटी का मेंबर है, ठीक है। लेकिन उनको अब नए मेंबर्स भी तो ऐड करने, तो वो ऐड कैसे करते हैं कि उनके उसमें एक कंसेप्ट होता था टैप नाइट, TAP, टैप नाइट। तो वो क्या करेंगे, वो जैसे आपका इंडक्शन सेशन हो गया, एक मैंने आपको पढ़ते लिखते देखा, कोई पेपर हो गया आपका देख लिया, आपका व्यवहार देख लिया, आपके अंदर अब कोई एक अनुभवी इंसान होगा, जैसे ऑब्वियसली एक 40 साल का व्यक्ति एक 20 साल को ईजिली एक्सेस कर सकता है, एक मैंने नोटिस करके बिहेवियर, तो वो पता कर लेते इस बंदे में टैलेंट है, ये आगे बहुत बड़ा या तो पॉलिटिशियन बन सकता है या एडमिनिस्ट्रेटर बन सकता है, क्योंकि उस समय पे तो यही देखा जाता था, पॉलिटिशियन कौन है, एडमिनिस्ट्रेटर कौन है, बिजनेसमैन तो कम आगे चल के हुआ। तो ये लोग क्या करते थे, नोटिस कर लेते थे, और उसके बाद भरी क्लास में पहले ये रूमर्स चलते थे, हर क्लास में चलते थे कि भाई अगर तुमको किसी ने टैप करके नाइट पे बुलाया, इसका मतलब तुम उस सीक्रेट सोसाइटी के पार्ट हो गए। रूमर रहता, किसी को भी क्लियर नहीं था। तो ऐसे करके वो टैप करते थे कंधों पे, शोल्डर पे, 2 बार टैप किया तो इसका मतलब प्रोफेसर ने अगर कर दिया तो बॉस यू आर सिलेक्टेड, अब तुम आओ, जो लॉबी वाले एरिया है रात को, वहाँ से बताया जाएगा अब आगे क्या करना है। तो ये होता था टैप नाइट वाला। अब आपको बता दूं, जितने आपने जॉर्ज बुश सुना होगा, जितनी भी बुश फैमिली थी, दे वर अ पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर सोसाइटी। तो यहाँ का मेन एक और चीज़ ये लोग देखते थे, अब जो टीचर होता है उसको नाम सबके पता है, तो उसको फैमिली हिरार्की भी पता है, तो ये लोग कोशिश करते थे कि अच्छा बुश फैमिली से ही है, अच्छा चाचा है इसके, वो चाचा विधायक है टाइप के, तो वो लोग पहले वो देखते थे, तो प्रेफरेंस उधर जाता था कि भाई इंटेलिजेंस सबसे बेस्ट भी ना हो, अबव एवरेज है पर जुगाड़ है, मतलब ये पॉलिटिक्स में जाएगा तो आगे चल के हमारे काम आएगा, इनको भी अंदर लो, इनको अंदर। क्लब्स में होता क्या था एग्जैक्टली? सो इन क्लब्स में बड़ी इंटरेस्टिंग 3 चीज़ें होती थी। पहला, आप लोगों को लगता है कि प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जो बाहर होता है, तो अगर आप यूएस में देखोगे तो उसमें डिबेट होता है 2 प्रेसिडेंट्स के बीच में, टीवी में देखा होगा कि बिफोर दे एक्चुअली फाइट द इलेक्शन, दोनों नेताओं के बीच में डिबेट होती है और ऑडियंस डिसाइड करती है फिर हूटिंग के बेसिस पे और इस पे बेसिस पे, वोट्स के बेसिस पे कि भाई कौन दावेदार है। लोगों को लगता है कि जब वो स्क्रीन पे टीवी पे न्यूज़ चैनल पे देख रहे हो वो पहली बार हो रहा है, नहीं, यहाँ पर वो प्रेसिडेंशियल चीज हो चुकी है, रिहर्सल हो चुका है पूरा, यस। तो दुनिया बाद में देख रही है, पहले यहाँ पर हो चुकी है, तो यहाँ पर फीडबैक जाता है। अब आप खुद सोचो, एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं, सिंपल बनाते हैं, एक बॉलीवुड का स्कूल है जिसमें अपकमिंग टैलेंट को पिक करना है। अब उसमें अगर आपकी ज्यूरी मेंबर शाहरुख खान, सलमान खान और कोई भी आपका फेवरेट, लोग बताएंगे कमेंट में और कौन फेवरेट है, तो वो अगर तीनों बैठ के आपकी पहले एक्टिंग देखते हैं और आपको ही उनको नेक्स्ट एक्टर बनाना है, लेट्स से नेपोटिज्म में आपको किसी मूवी में डालना ही है, और वो आपको बता दे कि नहीं यार तुम्हारी अदाएं थोड़ी ऐसे कर लो, थोड़ा बॉडी पोस्चर ऐसे कर लो, तुम्हारे 6 पैक थोड़े से और शार्प कर लो, 2 महीने पहले अगर आपको बता दें तो आपके चांसेस नहीं बढ़ जाते हैं? पूरे बढ़ गए, मैच फिक्स है। तो ये पहली बात, तो पॉलिटिक्स में मैच फिक्सिंग हो जाती थी इधर। दूसरी चीज़ क्या होती थी स्कल एंड बोन्स में, ये थोड़ा ज़्यादा एडमिनिस्ट्रेटिव चीज़ों पे ज़्यादा, अगर इंडियन कंटेक्स्ट में बोले तो वो होता था IAS ऑफिसर बन जाए, ये वाले उस हिसाब से वहाँ पर होता था, पर इंडिया में आया नहीं, स्कल एंड बोन्स नहीं आया इंडिया में। जो मैं दूसरा वाला बताऊँगा उसके अंश हैं अभी भी, ठीक है। तो पहला वाला तो मेन ये चीज़ें होती थी। दूसरी चीज़ ये होती थी कि जैसे आज वोकल होकर बात करते हैं ना, हम क्लाइमेट चेंज के ऊपर बात करनी है, रिन्यूएबल सोर्सेज पे बात करनी है, ये बातें वहाँ पर पहले से हो जाती थी। तो एजेंडा बन जाता था कि बॉस नेता तेरे को ही बनना है, प्रेसिडेंट तुमको ही बनना है, तो ये चीज़ें अपन को पुश करनी है। तो जो बिजनेसमैन भी बैठा है वहाँ पे, लेट्स से कोई बिजनेसमैन भी है, तो वो पॉलिसीज़ वैसे ही बनाएगा, भाई देख मेरा पेट्रोकेमिकल का काम है तो तुमको टैक्सेस पे कम करना है। तो सारी चीज़ें यूनिफाइड वे में होने लग गई। लेकिन फिर क्या हो गया, आते दूसरी सोसाइटी पे। आर्टिस्ट लोग जो रहते थे, जो स्कल्पचर्स थे, जो आर्ट करते थे, अगर आपको पता होगा 100 साल पहले भी आर्टिस्ट को एक अलग लेवल पे देखा, पैसा भले इतना नहीं रहता था लेकिन एक रिस्पेक्ट रहती थी। आप खुद देखो ना, कितने कितने आर्टिस्ट के करोड़ों बिलियंस ऑफ डॉलर्स में पेंटिंग्स बिकती हैं आज भी, है ना। तो आर्टिस्ट लोगों ने बोला, आर्टिस्ट, लेखक, लिटरेचर लोगों ने बोला हमारा तो कोई क्लब ही नहीं है, हमारा क्लब होना चाहिए। तो इन लोगों ने लेके आया फ्री मेसन क्लब, नाम में ही था फ्री, मतलब हम फ्री सोल्स हैं, आर्टिस्टिक हैं, ये हैं वो हैं, ये सारी चीज़ें करेंगे। अब आपको एक शॉकिंग नाम बताऊंगा जो फ्री मेसन क्लब के मेंबर थे इंडिया से। अच्छा, चलो हिंट देता हूँ पहले, माहौल बनाया जाए। तो शिकागो गए थे वो अपना एक भाषण देने के लिए, पहला हिंट, ठीक है। कमेंट में बताओ जल्दी। मैं बताऊं कि अच्छा तब तक बताते रहो। हाँ, मैं माहौल जब तक कर रहा हूँ तब तक 30-40 सेकंड का टाइम आप लो, तब तक कमेंट में बताएंगे लोग। चलो शिकागो से गए थे
दूसरा हिंट ये है कि उनकी एक इंटरनेशनल स्पीच खतरनाक वायरल हुई थी क्योंकि इंडिया की स्पिरिचुअल चीज़ों को उन्होंने काफ़ी ज़्यादा स्प्रेड किया था बाहर। दूसरा हिंट ये है। चलो तीसरा मैं कह देता हूँ, तीसरा हिंट ये है कि उनके जो गुरुजी थे वो माँ काली के बहुत बड़े भक्त थे। ठीक है, ओके चलो चौथा हिंट भी मैं दे देता हूँ। लगता है ऑडियंस जो इधर बैठी उनमें से कुछ लोग समझदार हैं। तो चलो मैं बता देता हूँ, अभी तक अगर गैस नहीं कर पाए, स्वामी विवेकानंद। ही वॉज अ पार्ट ऑफ फ्रीमेसन। ये बहुत ज़्यादा आप डिग इन करोगे तो आपको पता लगेगा, एंड कुछ बुरा नहीं है इसमें, कुछ बुरा नहीं है। तो फ्रीमेसन वालों का बढ़िया था आर्टिसंस। अब फ्रीमेसन थोड़ा करप्ट हो गया था। क्या हो गया कि अब देखो आप ऐसा समझो, आज अगर दिलजीत जाता है गाने के लिए, ठीक है, तो लाखों करोड़ों की भीड़ हो जाती है, खतरनाक, तो इंटरनेशनल में भी झंडे गाड़ती हैं। दिलजीत की भी तो कभी कभी इच्छा होती होगी कि मैं ऐसी जगह जाऊं जहां मैं देखूं और कोई नाचे। एड शेरिन की भी इच्छा होती होगी कि यार मैं बैठूं और कोई, बट ये लोग तो सब टॉप वाले हैं। अब इनको देख के किसको किक आएगी भाई, मतलब ये किसको देखे कि किक आएगी? तो दे नीड समथिंग। सो ये क्लब उस चीज को केटर कर लेता था क्योंकि द बेस्ट ऑफ द बेस्ट इन देयर वेरियस फील्ड्स, बेस्ट ऑफ द डांसर, बेस्ट ऑफ द, तो बेस्ट म्यूजिशियन को बेस्ट डांसर देखने मिल रहा है, बेस्ट डांसर को ये लोग क्रिएटिव बातें कर रहे हैं। और क्रिएटिव लोग एक बार शुरू होते तो आपको भी पता है कब रात निकल जाएगी पता नहीं है। और ये दुनिया से परे रहते थे तो दुनिया वालों को तो बेवकूफ़ लगते थे, और ये इन लोगों को लगता था दुनिया बेवकूफ़ है। अगर आप किसी को वो कौन सा एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग करते हुए देखोगे, आधी दुनिया को समझ में नहीं आती है। एक बार मैं आपके इधर सीपी एरिया में रात को 1 बजे निकल गया, एक बंदा बहुत खतरनाक बना रहा है, आधा घंटा मेरे को लगा वो समझने के लिए बनाया क्या है, समझ में नहीं आया, लेकिन मेरे को लगा भीड़ है तो कुछ अच्छा ही होगा, इंटेलेक्चुअल जैसी चीज़ लग रही थी फोटो के लिए। नहीं समझ में तो नहीं आया मेरे को, तो वो ऐसा भूत वूत जैसा लग रहा था, बट वो पता नहीं क्या कुछ तो बनाया है, और वो बड़ा सीरियसली ऐसे ऐसे करके कर रहा था। आई रिस्पेक्ट दैट। तो अब पर वो कोई हो सकता है बहुत आर्टिस्टिक बंदा समझ गया होगा कि भैया उसकी भावनाएं कि क्या है, ऐसे 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 करके उसने क्या बनाया है, तो वो वाली चीज़ है। अब इनके साथ प्रॉब्लम क्या हो गई कि फ्री मेसन वालों ने जब ये देखा तो इनका थोड़ा मन ऊफने लग गया, क्योंकि इनने बोला कि भाई ये सब तो हो गई, अब हमको लग्जरीज भी चाहिए। अब लग्जरीज कहाँ से आएगा? बिजनेसमैन से। तो चलो अब कुछ बिजनेसमैन और पॉलिटिशियंस के लिए एंट्री खोल दो। तो जो टॉप वाले वो आए, और टॉप वालों को क्या चाहिए भैया? हमको नाच गाना एक्सक्लूसिव वाला चाहिए, देखना है हमको भैया क्या चल रहा है, आर्टिस्ट हमारे सामने एक्सक्लूसिव बनाए, ग्रेफिटी व्रेफिटी, तो इस तरह से चीज़ें चलने लग गई। तो एंट्री जब दी तो उसके 10 साल बाद अब देखो जहाँ बिजनेसमैन आए करप्शन आ जाता है फिर। तो इन लोगों ने उस क्लब को ऐसा बना दिया कि भाई अब आर्टिस्ट लोगों को सुन ही नहीं रहा, वो अपने हिसाब से चलाया जा रहा है, आर्टिस्ट फिर परेशान। तो ये फ्री में परफॉर्मर बन गए वापस वही हो गया। मतलब एक तरीके से हो गया दिलजीत एक जगह पे, हाँ बस वही हो गया इधर। तो ये बिल्कुल वो परेशान। तो फिर आया तीसरा एक क्लब जो अभी भी खतरनाक तरीके से चलता है, बोहेमियन क्लब। हाँ, फ्रीमेसन भी चलता है बट बोहेमियन क्लब। तो बोहेमियन क्लब ने बहुत अच्छी चीज़ करी। फॉर एग्जाम्पल बोहेमियन क्लब, चलिए इसका सबसे ज़्यादा रेफरेंस आपको हॉलीवुड मूवीज़, वेस्टर्न मूवीज़ में मिल जाएगा। आपने वो देखा है रोब पहन के ब्लैक कलर का लोग जाते हैं 3-4, उसको सब लोग सोचते हैं वो इल्यूमिनाटी है, वो इल्यूमिनाटी नहीं, वो बोहेमियन क्लब है। ओह, इट इज़ एक्चुअली स्टिल प्रैक्टिस्ड। अगर आप जाओगे तो वहाँ के फॉरेस्ट में जाके ये सारी चीज़ें करी जाती हैं। और हमारे यहाँ भी एक बचपन में वो आता था, एक सीरियल भूत का होता था, इसमें किल्विश कैरेक्टर था, सम्राट किल्विश। आपको याद है? हाँ, जी वो ऐसे पहन के आता था। बिल्कुल सेम उसी तरीके से ये चीज़ होती है। अब इन लोगों ने बहुत स्मार्टली किया, इन्होंने बोला बाहर के लोगों को एक्सेस नहीं मिलना चाहिए, तो क्या किया जाए? सिक्योरिटी के लिए एक्स आर्मी पर्सनल, एक्स नेवी सील्स, ये सारे उस टाइम पे सिक्योरिटी देते हैं बाहर। शूट ऑन साइट का ऑर्डर रहता है Oh my कि भाई God. निपटा दो, कि भाई हमारे इसमें टेरिटरी में क्या हो रहा है किसी को पता नहीं चलना चाहिए, गलती से भी कोई बाहर वाला घुसना नहीं चाहिए। इट इज सो एक्सक्लूसिव। जो हमने पहले वाले में बात करा प्रेसिडेंशियल बात है, वो तो यहाँ पर भी हो रही है, बट इससे ज़्यादा चीज़ें हो रही हैं। इससे ज़्यादा क्या हो रही हैं? दे आर टॉकिंग अबाउट जेनेटिक इंजीनियरिंग, आगे चल के कैसे किया जाए। शुड द वर्ल्ड इवन हैव बेबीज और नॉट? हम किस तरह से ये प्रोपोगेट किया जाए। चलिए आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ इधर से ही। इसी क्लब के चक्कर में फैमिलीज टूटनी शुरू हो गई हैं। अच्छा। सो क्या हो गया था कि इसके पार्ट काफ़ी बिजनेसमैन बने, तो उन्होंने देखा कि यूएस में क्या हो रहा है। यूएस में भी एक टाइम था जब 20-20 लोग एक फैमिली के मेंबर रहते थे। अब 20 लोग एक ही वॉशिंग मशीन या एक ही फ्रिज अगर यूज़ करेंगे तो कैपिटलिज्म कैसे चलेगा? तो इन लोगों ने पॉलिटिशियंस को पैसे दिए कि ये नारा लगाओ कि बड़ी फैमिली में हमेशा विवाद होता है,
तो विवाद होता नहीं था, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड में डाल दिया कि विवाद होता है। तो पहले जो लड़ाई झगड़ा एक बार में सुलझ जाता था ना, लोग सीरियसली, यार वो पॉलिटिशियन ने नारा में सही बोला था, मैं तो मम्मी से फाइट हो गई, मैं तो बहन से फाइट हो गई, कजिन से फाइट हो गई, चाची से हो गई, तो तोड़ना पड़ेगा। तो पहले 2 फैमिली हो गई, 10-10 की 2 हो गई। फिर पॉलिटिकल वालों को पैसा दिया, भले और नारा लगाओ, 2 ही वॉशिंग मशीन बिक रही हैं। ऐसे कर करके ओवर द इयर्स ये डिसाइड किया गया कि न्यूक्लियर फैमिली ले आए जाए, 2-3 जन, ताकि 20 जन की फैमिली जब 3 के हिसाब से बढ़ जाएगा तो 7 लोगों की फैमिली हो रही है, तो 7 वॉशिंग मशीन, 7 फ्रिज। और आज तो इतना कर दिया है कि एक ही फैमिली में 3 लोग, 3 अलग टीवी, 3 मोबाइल, 3 टैब, 3 कार, 3 स्कूटर, 3 AC। तो ये तब से सोचा समझा प्लान, इस तरह के प्लान पूरी तरीके से प्रोपोगेट किए जाते हैं। सो दिस इज एग्जैक्टली ये 3 सबसे बड़ी ये क्लब्स हैं। तो अभिषेक भाई, US की बात करते हैं। कुछ साल पहले जो इलेक्शन हुए थे, मेरे हिसाब से उसमें भी पावरफुल लोगों का बहुत हाथ था उसमें। तो क्या सच है कि क्या पावरफुल लोग ही सरकार चलाते हैं या वैसा कुछ? क्या हुआ है कि इसको भी थोड़ा सा अगर मैं बताऊं, इवांका ट्रंप, जो ट्रंप साहब की बेटी है, तो वो एक फ़ोन लगाती हैं एक व्यक्ति को जिसका नाम है रॉबर्ट मर्सर, ठीक है। ये व्यक्ति के पास ज़्यादा पैसा नहीं है, उस समय पे कुछ 50,000 करोड़ थे। एक मिनट, पहले 1 सेकंड तो मेरा दिमाग ही नहीं चला, मैंने क्या बोला, 50,000 करोड़? हाँ, तो उनके पास 50,000 करोड़ थे। अब ये रॉबर्ट मर्सर की भी कहानी बड़ी दिलचस्प है। ये पहले गवर्नमेंट में काम करते थे, गवर्नमेंट ब्यूरोक्रेसी देखा कि यार बड़ा परेशान करते हैं ये लोग, सैलरी हाइक देते हैं नहीं, करप्शन का करप्शन है, मेरे को ये चीज़ हटानी है। तो ये लोग गवर्नमेंट वाले किसके सुनते हैं? और पॉलिटिशियन की सुनते हैं। ऊपर से जो ऑर्डर आते हैं इनको ये हाँ जी ये सर करना पड़ता है। तो मैं पॉलिटिक्स को बदलूंगा। आप देखना हर पावरफुल इंसान कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स में घुस ही जाता है एट द एंड। आप देखो जॉर्ज सोरोस को देख लो, बैंक ऑफ इंग्लैंड को उसने तोड़ा था, एक दिन में $2 बिलियन बनाया, लेकिन वो कहीं ना कहीं पूरे दुनिया भर के पॉलिटिक्स में इंटरेस्टेड। इंडिया के उसमें भी कुछ ज़्यादा ही है वो, गुंडे भी, बिल्कुल गुंडे भी इन्वॉल्व हो जाते हैं, सब हो जाते हैं। तो ये रॉबर्ट मर्सर भी उसी फील्ड से हैं, और ये है हेज फंड मैनेजर। तो आपने आज से कुछ साल पहले एक कांड सुना होगा, कैम्ब्रिज एनालिटिका का एक स्कैंडल हुआ था। जिसको नहीं पता मैं उनको बता दूं, फेसबुक ने डेटा, अपना प्राइवेट डेटा यूज़र्स का प्रोवाइड कर दिया था, जिसके चक्कर में US में इन पर बहुत ज़्यादा केसेस भी चले हुए थे। तो अब आप समझो ये रॉबर्ट मर्सर ने कैसे, कैम्ब्रिज एनालिटिका भी इनका ही कंपनी था जिसके थ्रू ये ट्रंप को इलेक्शन जिता चुके थे। कैसे? लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो उन्होंने ट्रंप को बोला कि बॉस तेरे सपोर्ट में तो कोई भी नहीं है, और सामने तो जन्मों से चली हुई पार्टी आ रही, क्या पता वो किसी क्लब की भी मेंबर हो, तो भाई तुम्हारा तो नंबर ही नहीं है, क्या करा जाए? तो बोले तुम बताओ, मैं पैसे फेंकने को तैयार हूँ, लेकिन जीतना अपने को ही है। अच्छा। तो डोनाल्ड ट्रंप को उसकी खुद की टीम वाले सपोर्ट नहीं कर रहे थे, पॉलिटिशियंस। तो उन्होंने डिसाइड करा कि चलो ठीक है करते हैं। सो बेसिकली क्या हो गया कि इस पे बात चली, वार्तालाप चली, ये सारी चीज़ें। तो कैम्ब्रिज एनालिटिका के डेटा के थ्रू हर चीज़ जानने शुरू करी गई। कैसे? पहली चीज़, पिज़्ज़ा हट कितने बजे कितने लोग जा रहे हैं, क्योंकि वो सोशल मीडिया पे डालते हैं चेक इन, कि भाई वो फेसबुक पे कुछ होता था ना, वो कुछ डालते थे अपन, चेक इन डालते थे कि हम इधर हैं। तो जैसे एग्जांपल नोटिस करा, 1 बजे इतने सारे लोग इस वाले एरिया के पिज़्ज़ा हट में आते हैं। फटाफट स्कैन किया गया इनके पॉलिटिकल इंटरेस्ट क्या है। ओह, ये लोग तो ट्रंप को पसंद ही नहीं करते, पर इनको पिज़्ज़ा पसंद है। तो अगर हम अपने नारेबाजी में इस एरिया में ये कहें, या हमारे सूत्रों को भेजा जाए, हमारे ही लोगों को मान लो 500,000 रुपये देके, और जाके बोले यार ट्रंप बहुत बढ़िया बंदा है, इंडस्ट्रियलिस्ट बंदा है, वो तो बोल रहा है हर जगह पिज़्ज़ा पार्टी करवा देगा, वो तो खतरनाक वाला, अगर वो आ गया तो आप सोचो आसपास जब ये सुन रहे तो फिर दिमाग चेंज होगा ना। अब अच्छा, ट्रंप, दूसरी पार्टी ने तो कभी ऐसे बात नहीं करी, ट्रंप बोल रहा है कि हम अगर जीते, एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, तो हमको पिज़्ज़ा मिलेगा। दूसरा एग्जाम्पल देख लो, रात को जितने लोग जगे हुए हैं, लेट नाइट जगे हुए हैं, वो लोग क्या देख रहे हैं? लेट्स से अच्छा वो पॉप म्यूजिक देख रहे हैं, खतरनाक वाला रॉक म्यूजिक देख रहे हैं। तो क्या करा जाए, ट्रंप का अगला जिंगल जो इधर से जन के जाएगा वो रॉक म्यूजिक का बन के जाएगा, कि हमको ट्रंप चाहिए, ऐसा करके रॉक म्यूजिक चलेगा। इससे क्या होगा, आप मेंटली उनको अफेक्ट कर रहे हो। तो लोगों को पता नहीं चल रहा है, बस साइकोलॉजिकली कंट्रोल किया गया। और ये सब करते 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 सामने वाली पार्टी को भी पता नहीं चला कब ट्रंप
जीत गया। और मैं आप लोगों को बता दूं कि ये पावरफुल फैमिलीज जो पॉलिटिक्स को डिक्टेट करती है वो केवल विदेश में नहीं, हमारे देश में भी है। हमारे देश में लोग नाम गैस करेंगे, मुझे नहीं पता, ना आपको पता है। कुछ 2 फैमिलीज हैं, उन 2 फैमिलीज के बीच में सारे कैपिटल इंटेंसिव चीज़ें बिक चुकी हैं, चाहे एयरपोर्ट्स बोलो, चाहे पेट्रोल बोलो, चाहे कुछ भी बोलो। 2 फैमिलीज के अंदर ही सब कुछ घूम रहा है। सारी जो मेजर अर्थव्यवस्था 5 से 8% GDP का कंट्रीब्यूट वहीं से आ जा रहा है, तो वहीं पर चले जा रहा है। और अगर आप कॉमन थ्रेड देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि मित्र अच्छे हैं। सो पॉइंट ये है, इसमें गलत सही कुछ नहीं है, देश में भी चलता है, विदेश में भी चलता है, बट येस, पॉलिटिशियंस डू कंट्रोल एंड पावरफुल पीपल डू कंट्रोल पॉलिटिक्स एवरीवेयर। कौन से करोड़पति माफिया वर्ल्ड की ज़्यादातर इंडस्ट्रीज को कंट्रोल करता है? करोड़पति माफिया ये यार देखिए, करोड़पति माफियाज तो काफ़ी सारे हैं। सबसे ज़्यादा जो मैं कहूँगा ना, वो ऑयल माफियाज मैं कहूँगा वर्ल्ड में। क्योंकि अगर आप देखो सऊदी वाले प्लेसेस पे जाके देखो तो ये लोग क्या करते हैं, ये लोग डिक्टेटरशिप कर लेते हैं। कैसे? अगर कोई भी इनके टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं मांग रहा है तो ये लोग सीधे प्रेशर बनाना शुरू कर देते कि हम ऑयल की सप्लाई कट कर देंगे। और पूरी दुनिया कहीं ना कहीं डिपेंडेंट है, भैया क्रूड ऑयल यहीं से आना है मेजर, नहीं आएगा तो कैसे क्या करेंगे। आज ठीक है, आज भले हम बात कर रहे हैं रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी, ये सब आएगा, सनलाइट आएगा, ये आएगा, EV आएगा, लेकिन अभी पहले भी नहीं था और अभी तक भी पूरी तरीके से बने नहीं है। सो वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल माफियाज इज सिटिंग इन ऑल दीज साउदीज प्लेसेस। अच्छा, जस्ट बिकॉज बात छिड़ी है पैसे की, जब हम बात करते हैं, सच बताऊं, भारत में तो किसी ने अदर देन टॉप 1 और 2 फैमिलीज, किसी ने रिच क्या होता है देखा ही नहीं है, देखा ही नहीं है। यू गो टू दुबई, यू गो टू दिस सऊदी प्लेसेस, तब एक्चुअली में पता लगेगा कि अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ मनी क्या होता है। इधर तो एग्जाम्पल के तौर पे आज आप दोनों के अकाउंट में भी 200-200 करोड़ हो जाएंगे ना, तो आप 100 करोड़ खर्च करने के बाद सोचोगे यार आप 100 करोड़ बचे हैं। राइट। उनको सोचना ही नहीं है, कुछ भी अलग लेवल पे चले जा रहा है, बिकॉज दे हैव दैट सॉर्ट ऑफ अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ वेल्थ। चलते फिरते भैया घड़ी, इधर आप जाओगे, आप दुबई जाओ, आप कोई भी इन साउथ ईस्ट इन कंट्रीज में जाओगे, सऊदी कंट्रीज में जाओगे, तो बड़ा इंटरेस्टिंग है, गाड़ियां फरारी वरारी ऐसे पड़ी हुई हैं, कुछ लोग छोड़ के जा चुके हैं, इस तरह से सारा सीन हो चुका है। तो आपको समझना है कि एक तो ये वाला माफिया हो गया। दूसरा, इंडिया में एक रियल एस्टेट माफिया बहुत चलता है, स्पेसिफिकली महाराष्ट्र के एरिया में। वो कभी भी मुंबई में रियल एस्टेट के प्राइसेस डंप होने नहीं देंगे। आप इसलिए जाओ, आप जुहू के इधर प्राइस पता करो, कहीं पर भी पता करो। मैं तो आज भी हैरान होता हूँ, ये मैंने पहले भी बहुत बार कहा है कि जुहू के आसपास हो गए और काफ़ी जगह आसपास हो गए, क्या रेट चल रहे हैं, इनसेन रेट्स चल रहे हैं। आप लोगों को लग रहा है कि सिर्फ दिल्ली, नोएडा, गुड़गांव में ये चीज़ है, मुंबई में तो उससे लाख गुना ऊपर जा चुका है बात। सो दिस माफिया कंट्रोल इतना करती है कि ये कभी भी उन प्राइसेस को डाउन होने ही नहीं देगी। आज अगर आपके पास मुंबई में खुद का एक घर है ना, तो आप रईस हो। अगर उस पर EMI खत्म हो चुकी है, लोन खत्म हो गया, आप रईस हो, यू आर प्रिविलेज्ड। अदरवाइज जिस तरह से उधर रेट गए, आई वुडंट बी सरप्राइज कि मुंबई में आने वाले 10 साल बाद खुद का घर लेना मतलब नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, अंटिल अनलेस यू आर अ सेलिब्रिटी और अ मेगा इन्फ्लुएंसर विथ क्रोर्स ऑफ मनी और अ बिगर पॉलिटिशियन। आप सब रेंट में ही रहने वाले हो। तो ये जो आज डिबेट चलती है ना, घर पे रेंट पे ले कि घर पे रहे, ऑप्शन ही नहीं बचेगा बेटा। तुम अगर मुंबई में रहना है नौकरी के लिए, तो रेंट। और टेंशन मत दो, जिस तरह गुड़गांव और नोएडा के रेट हो रहे हैं ना, जो मैं देख रहा हूँ, तो वो कल्चर इधर भी आएगा। और वो शायद सही भी होगा, जस्ट बिकॉज हमने ये बात छेड़ी है रेंट वर्सेस, ये कहना बड़ा आसान होता है। मेरा ये मानना है, सिंपल सी बात है, जो आपने देखा होगा ना, फाइनेंस में बड़ा डिबेट चलता है, रेंट में ले, खुद का घर ले। खुद का घर एक इमोशनल वैल्यू होता है। Exactly. और दूसरी चीज़ है, ये रेंट और घर वाला सिंपल सा फंडा है। जब आप स्टार्टिंग कर रहे हो अपने करियर का, तब आप रेंट पे ही रहो, क्योंकि आपने फिक्स नहीं किया है, आपकी ट्रैजेक्टरी फिक्स नहीं है। आपने हो सकता है आज इधर चालू किया है, आप कल उधर रहने वाले हो, कल और किसी सिटी। तो पहले 8-10 साल आपको स्टेबिलिटी में लगते हैं। आप तभी खरीद लोगे तो वो लाइबिलिटी है, ऑब्लिगेशन है। पहले कुछ साल परख लो, और उसके बाद घर को, हर चीज को भाई एसेट मत बनाओ भाई। कुछ चीज इमोशन के लिए होती है। जब आप थके हारे एट द एज ऑफ 45-50 आओगे ना, तो वो रेंटेड घर में तो भी डर लगेगा कि कोविड जैसा कुछ चीज़ आ गया, लैंडलॉर्ड लात मार के ना निकाल दे। बट अपना घर है, चलो अपना छत है, आराम से सो सकते हैं, भले ही वो 1 BHK हो या 1 RK भी हो। मुंबई का अपना घर अपना होता है, तो दैट इज़ द डिफरेंस। तो अभिषेक भाई, एक बहुत ही रहस्यमय क्वेश्चन कि जैक मा जो अलीबाबा के फाउंडर थे, वो कहाँ हैं, कहाँ गए भाई वो?
चाइना और इंडिया के बीच में जितनी भी आप कंपैरिजन कर लो ना, जो लोग बोलते हैं इंडिया रहने लायक जगह नहीं है, भाई एक इस केस में तो बहुत बढ़िया जगह है। चाइना में आप गवर्नमेंट के खिलाफ मजाल एक लफ्ज़ बोल दो, आप रातों रात गायब हो जाओगे। चाइना का जो बिगेस्ट फैशन डिज़ाइनर है वो जेल में है। हाँ। जो बिगेस्ट रियल एस्टेट वाला पर्सन था वो जेल में है। और जैक मा जिनकी बात करी, आपको बता दो उनके गायब होने के पहले, गायब मतलब है जिंदा है, अब अच्छा, थोड़ा हाँ जिंदा है, बट इनका एंट ग्रुप था, इसका आईपीओ आने वाला था। आईपीओ आपको जैसे पता है ना, जैसे अपने इधर DRHP फाइल होता है, तो उसके बाद तो काइंड ऑफ सेट है कि आना ही है। हाँ। सब कुछ हो गया है, अप्रूव हो गया है, 2 हफ्ते में आना है, रोक दिया। अच्छा। सारे एलिगेशंस लगा दिए, कंपनी को तोड़ो। कंपनी का कोलैबोरेशन करवाया जाता था हुआई के साथ। क्यों हुआई के साथ? क्यों? हुआई इज द ओनली कंपनी जिसके ऊपर सबसे ज्यादा अमेरिकन्स ने एलिगेशंस लगाए ऑफ करप्शन। तो भाई जैक मा पे तो कोई करप्शन के चार्जेस ही नहीं दिख रहे, तो ऐसी कंपनी से कोलैबोरेट कर लो ताकि 3 साल बाद देखा हाँ इसने भी करप्शन कर लिया। तो ये साजिशें क्यों करी गई? क्योंकि जैक मा ने वहाँ पर पॉलिटिशियंस के अगेंस्ट में वोकल होके कुछ आवाज़ उठाई, लेबर पार्टी के अगेंस्ट में उन्होंने बोला, जिसके चक्कर में वहाँ के रिचेस्ट पर्सन जिन्होंने अली बाबा बनाया था, ई कॉमर्स का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म जिसमें ट्रांजैक्शन शायद अमेजॉन से ज़्यादा हो रहे थे, उनको गायब किया गया। लास्ट टाइम उनको एक स्कूल में देखा गया था बच्चों को पढ़ाते हुए, वो फुटेज भी बाहर निकली थी। बट जैक मा समझ गए, उनको धमकाया गया, उनको समझाया गया कि अब तुम्हारा करियर हो गया है, अब तुमने एक शब्द भी बोला तो तुमको भी पता है, तुम तो छोड़ो तुम्हारे ख़ानदान के साथ क्या होगा। चाइना में ये चीज़ होती है बाय द वे। आप लोगों को बता दूं कि चाइना इतनी ज़्यादा ऑटोक्रेटिक देश है कि अगर आपने कोई बहुत बड़ा क्रिमिनल ऑफेंस वहाँ पे कर दिया है तो आपके फैमिली के सारे 7 मेंबर्स को भी वो जेल में डाल देंगे हमेशा के लिए। वहाँ पर रैंकिंग सिस्टम होती है, अगर आपकी रैंकिंग, आपकी स्कोरिंग कम है, आपको मॉनिटर किया जाता है, तो आपको फ्लाइट में भी चढ़ने नहीं दिया जाता। हर साल 25 लाख चाइनीज़ कभी फ्लाइट में चढ़ ही नहीं पाते क्योंकि उनकी रैंकिंग इतनी नीचे है। मतलब वो देश छोड़ के भी नहीं भाग सकते। रैंकिंग किस बेसिस पे? कि अगर आपने सड़क पे थूका है तो आपकी रैंकिंग नीचे जा रही है। सड़क पे आपने मुक्कामबाजी कर ली है दारू पी के तो आपकी रैंकिंग नीचे जा रही है। इंडिया में हो जाना चाहिए। यहाँ पर हो जाएगी तो फिर तो कितने लोगों की रैंकिंग चले जाएगी। बट यहाँ के लोग जुगाड़ू है, वो कुछ ना कुछ निकाल ही लेंगे। समुंदर से निकल जाएंगे, आसमान से कूद के पैराशूट लेके निकल जाएंगे, हिमाचल के पर्वत से कूद जाएंगे, उनके पास तरीके बहुत हैं। बट चाइना में ये है। इनफैक्ट चाइना में काफ़ी सारी चीज़ें हैं। अगर मैं बताऊँ, चाइना में एक और आपको इंटरेस्टिंग है, पता है बात जब छिड़ी है चाइना की, तो चाइना में शादियों का भी किस्सा अलग चल रहा है। शादियाँ ऐसे होती नहीं है वहाँ पर एक वॉल है, वहाँ पर अरेंज मैरिजेस की बात कर रहा हूँ, तो उस वॉल में हर डिजर्विंग लड़के ने अपना बायोडेटा और नंबर छोड़ के गया, ओपन पब्लिक। अच्छा। हाँ, पर वहाँ पर उसको ये भी मेंशन करना है कि उसके पास वहाँ का एक घर है, एक गाड़ी है और एक कुछ तो भी उनका जो एसेट है। क्योंकि वहाँ पे क्या हो गया है कि जब से उनने वो 1 चाइल्ड पॉलिसी करी है तो लड़कों की तादाद ज़्यादा है, लड़कियाँ कम है, और सुंदर लड़कियों की डिमांड ज़्यादा है। तो सुंदर लड़कियों के घर वाले ये सोचते हैं कि भाई हमारा जो लड़का हो उसके पास, क्योंकि घर वहाँ पर एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव हो चुके हैं इन सम एरियाज, एक्सट्रीमली। मतलब आप पकड़ के चलो वहाँ पर एवरेज इनकम नहीं है उसका 20 टाइम्स महंगे बहुत जगह पे शंघाई और इधर घर हो रहे हैं। तो नॉर्मल बंदे के लिए वो पॉसिबल नहीं है। तो उसके लिए क्या करते हैं, जैसे मान लेते हैं, एग्जांपल लेते हैं, आप दोनों की तो शादी होगी लेकिन मैं तरुण का एग्जांपल ले रहा हूँ। मान लो तरुण को अगर शादी करनी है तो पहले तो अपना बायोडाटा डालेगा, प्लस बिकॉज ये नया नवेला होगा, क्योंकि ब्यूटीफुल लड़की भी देयर वुड बी अ सर्टेन एज जब तक वो शादी करना चाहेगी, तो तरुण के सारे घर वाले मिलके पहले एक घर खरीदेंगे मॉर्टगेज करके, लोन लेके उसके लिए, उस बेसिस पे फिर आपकी शादी होगी। तो ये पूरा प्रोसेस, तो चाइना इज ऑल टुगेदर अलग चल रहा है और उसको पूरी दुनिया से छुपा के रखा जाता है कि उधर क्या हो रहा है। चाइना को बस एक चीज़ पता है, भैया दुनिया अगर अच्छी चल रही है चमगादड़ खा लो, दुनिया को रोक दो, बस वो यही करते हैं। तो और उसके बाद भी सुधरते नहीं है, चमगादड़ मगरमच्छ सब खा जाते हैं वो लोग। तो पॉइंट ये है कि कमिंग टू जैक मा, तो जैक मा है, जिंदा है, बट अनफॉर्चुनेटली अब मुझे नहीं लगता कि वो वापस उठ पाएंगे। कभी दिखेंगे, दिख शायद सकते हैं, कई फुनसुक वांगड़ू जैसे साइंटिस्ट बन गए या कुछ इस हिसाब से, बट बढ़ नहीं पाएंगे अब। यस। अच्छा, कहा जाता है बीइंग ऑनेस्ट इज व्हाट मेक्स बिलियनियर, तो इसका भी कोई डार्क एस्पेक्ट है क्या? अरे ये सब बोलने की बात है। एक बात बताता हूँ सीधे, मैं गिना देता हूँ, आप लोग खुद बताना। दुनिया की सबसे ज़्यादा बिकती हुई कंपनी एप्पल। एप्पल के कंप्यूटर के माउस कहाँ से आए? ये लोग जेरोक्स के डिपार्टमेंट में गए थे, वहाँ से इन्होंने चोरी कर लिया उस आइडिया को और वो बन गया है।
कुछ लोग बोलेंगे एलिगेशन है, जाके पहले चेक करो पूरा इतिहास, पता लगेगा। तो एप्पल कहाँ से बन गया? चोरी किससे बन गया? दुनिया की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी माइक्रोसॉफ्ट ने माउस कहाँ से चुराया? एप्पल से। स्टीव जॉब्स गया, वो बिल गेट्स गया, स्टीव जॉब्स के अंडर काम करा, वहाँ से चुरा लिया, और उसके बाद स्टीव जॉब्स और इनका झगड़ा हो गया। लेकिन स्टीव जॉब्स कुछ कर नहीं पाया, बिकॉज स्टीव जॉब्स ने जो अपना AV बनाया था, ऑडियो वीडियो फॉर्मेट बनाया था लॉन्च के टाइम पे, उसमें सिर्फ बिल गेट्स ही दिख रहा था। उसको लग रहा था कि बिल गेट्स तो भला मानुस है। अब पूरे उसमें दिख रहा है कि बिल गेट्स ने काम किया, बिल गेट्स ने अपना ही लॉन्च कर दिया। तो ये हो गया चोरी का, ठीक है। चलो, फिर उसके बाद अगर आप बात करोगे कि बिकॉज ऑनेस्टी की बात करी गई है, ठीक है, उसके बाद आप बोलोगे कि भैया दुनिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म कौन सा? फेसबुक के अंडर ही तो अब इंस्टाग्राम आ गया है। इसने क्या किया? हमने वो 2 भाइयों से अपना पूरा कंसेप्ट चुरा लिया, केस लड़ लिया, केस जीत गए, बढ़िया, अपना चला लिया। तो सबसे बड़ा सोशल नेटवर्क कैसे बन गया? डिसऑनेस्टी से। तो हमने 3 चीज़ें तो यही देख ली, सबसे बड़ा सॉफ्टवेयर कंपनी, सबसे ज़्यादा बिकने वाला ब्रांड, सबसे ज़्यादा ये करने वाली चीज़, सारी चीज़ें अपना क्या हो गया? ये अपना चोरी का हो गया। तो टेक्निकली आप जो बोल रहे हो ऑनेस्टी से ये सारी चीज़ें हो रही है, डार्क साइड क्या पूरा का पूरा डार्क है। सिंपल सी बात है, लोगों को मामू बनाया जा रहा है, लोग मामू बनते जा रहे हैं, ठीक है। लोग वहीं पर उलझे हुए हैं, वही कहानियों पे, ग्लोरीफाइड एवरीथिंग इज़ अ PR, पब्लिक रिलेशन ही चल रहा है। अगर आप जाते हैं फिल्म इंडस्ट्री पे, इवन मॉडलिंग इंडस्ट्री में देखा होगा कि एवरीथिंग इज़ अराउंड PR। तो ये सारा का सारा PR का गेम है, ऑनेस्टी जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। हाँ, बट क्या हमें इंटीग्रिटी रखनी चाहिए, ऑनेस्टी रखनी चाहिए? बिल्कुल रखनी चाहिए। बाय द वे, चलो, हमारे इधर के जो रिचेस्ट फैमिली, उनके फादर ने क्या किया था? सबसे पहले इन्होंने एक बुक बैन करवा दी। लोग गेस करेंगे उस बुक का नाम क्या है, बहुत कम लोगों को पता होगा। एक बुक थी, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गए, हाई कोर्ट ने बोल दिया कि नहीं, ये तो अलाउड है पब्लिश होना, सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ा। एक किताब को पब्लिश होने से इन्होंने रोका, 20 साल तक लड़ते रहे। ऐसा क्या था? क्योंकि उस किताब में काफ़ी सीक्रेट्स थी। जब मैंने वो किताब पढ़ी तो उसमें एक चीज़ बिल्कुल मेंशन करी गई थी कि भाई इनने पहला पैसा कैसा कमाया था, इनके पिताजी ने, वो तेल बेच के नहीं करा था। क्या होता था कि उस समय पे सिक्के जो ब्रिटेन में चल रहे थे, ब्रिटेन या US में चल रहे थे, तो लेट्स से कॉइन जो है, जैसे हमारे इसमें भी देखा है, थोड़ा सा पहले एक समय पे सिल्वर कॉइन्स रहते थे, ये रहते थे, तो उस समय पे जो कॉइन्स थे, कॉइन जिस मटीरियल के बने हैं उसका अगर वैल्यू 40 रुपए का है, लेकिन कॉइन के ऊपर जो वैल्यू लिखा है वो 1 रुपए का था, ठीक है। अच्छा, ठीक है। तो वो क्या करता था, वो मेल्ट करते थे और स्मगल करके 40 रुपए उससे निकालते थे, जो कि इलीगल था। ऐसे करके उनने उस समय पे 4 लाख रुपए कमाए थे। 4 लाख उस समय का मतलब 40 करोड़ रुपए समझ लो, 40-50 करोड़। तो बेस कैपिटल कहाँ से आया? तो इस चीज़ को छुपाने के लिए, क्योंकि उसमें सारी चीज़ें लिखी हुई हैं कि ब्राइब किया, ये किया। और वो लिखने की हिम्मत कैसे हो गई? क्योंकि वो किसी इंडियन ने नहीं लिखी थी, एक फिरंगी ने आके सब कुछ देखा और उसने लिखा था। और लोग विश्वास क्यों करने लग गए? क्योंकि गोरी चमड़ी अगर लिखेगी तो विश्वास तो करा जाएगा। तो इनकी हालत ख़राब हो गई, जैसे तैसे करके। को ऑथर आई थिंक सो इंडियंस थे उसमें, बट उसको रोका गया। तो ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी ओनली फॉर मिडिल क्लास पीपल। सो अभिषेक, अब पॉडकास्ट को एंड की तरफ लेके चलते हैं, जी, है ना। आपने इतना सारा टाइम दे दिया और मुझे तो लगता है सबको बहुत पसंद भी आ रहा होगा। पसंद आया तो पार्ट 2 लिख देना भाई कमेंट्स में, और लाइक करना ना भूले। बिल्कुल। लास्ट चीज़ मुझे आपसे ये जाननी है कि जब हम या कोई भी ज़्यादातर बहुत सेंसिटिव टॉपिक्स पे या सीक्रेट्स पे बात करते हैं तो बहुत हेट भी मिलती है, क्योंकि या तो ज़्यादातर लोग इस पे विश्वास नहीं करेंगे या कुछ लोग चाहेंगे कि ये बातें बाहर ना आए, है ना। पॉसिबल है। करेक्ट। ज़्यादातर लोगों के साथ ऐसा अपने वर्क प्लेस पे या सोशल मीडिया पे होता भी है, जब भी मुंह खोलते हैं करेक्ट, हेट मिलती है। करेक्ट। तो इस क्रिटिसिज्म से डील कैसे करा जाए? देखिए, क्रिटिसिज्म तो हमेशा से रहा है। एक बंदा था डॉक्टर एर्गिस करके, इन 1834, 32 या 34, उन्होंने बहुत लोगों को बोलना शुरू किया। उस समय पे ब्लैक डेथ करके एक बीमारी चल रही थी, तो काफ़ी सारे लोगों को बोलने लग गया। तो ये यूजुअली विमेन को होता था, तो प्रेग्नेंट विमेन बच्चे को देते ही मर जाती थी। सो दिस वाज हैपनिंग एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। पहले तो बहुत अलग अलग तरीके की बीमारियां होती थी, सो ये वाली चीज़ बहुत चल रही थी। तो ये ना सबको उसने एक सल्यूशन बढ़िया सा दिया था। उसने क्या बोला था, नमक पानी से हाथ पहले धो लो अच्छे से, नींबू का इस्तेमाल करो और क्लोरीनेटेड चीज़ का आप इस्तेमाल करो। और किस लिए? क्योंकि उसने ना एक बहुत सिंपल सा ऑब्जर्वेशन किया। तब डॉक्टर्स की कमी थी, तो ये मर क्यों रहे थे, इसका बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ था। ये इतने सारे लोग मर इसलिए रहे थे 1834 में ब्लैक डेथ से, बिकॉज जो व्यक्ति उस समय पे, जो डॉक्टर सुबह सुबह पोस्टमार्टम कर रहे थे, वही लोग बिना अच्छे से हाथ धोए शाम को डिलीवरी कर रहे थे। सो द इन्फेक्शन वॉज गेटिंग ट्रांसफर्ड। तो उसने बहुत सिंपल सा दिया था कि भाई आप हाथ ऐसे कर लो कि नॉन इन्फेक्शनस हो जाए और आप बचा सको।
उसको किसी ने नहीं सुना, पागल करार दिया गया, जेल कर दी गई उसको कि भाई ये तो पागल है, बावला है। उसके मरने के 100 साल बाद लोगों को रियलाइज हुआ, वही सोल्यूशन निकला। मरने के 100 साल और लोगों ने बुलाया, तो ज्ञानी बंदा था। पॉइंट मैं क्या कह रहा हूँ कि जब भी होगा वो जब भी कोई बंदा रेवोल्यूशनाइज करने की कोशिश करता है, रेबेलियस होता है, या आउट ऑफ द बॉक्स कोई चीज़ की बात करता है, तो उसको वैसे भी आप एक्सेप्ट ही नहीं कर सकते हो कि उसको हर कोई अप्रिशिएट करे। ओनली सेंसिबल पीपल, जो सही में उनको उस समय पे विजडम है, वही अप्रिशिएट कर सकता है। तो ये तो रहा इनका किस्सा कि भाई ये तो होना ही है, तो इसको तो हम अवॉइड नहीं कर सकते। लेकिन अब इसको कैसे देखने का नज़रिया, और ये जो मैं कहने वाला हूँ, ये केवल बिजनेस वाले को नहीं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के लिए भी है। ये हर उस बंदे के लिए जो लाइफ में कुछ अचीव करना चाहता है लेकिन क्रिटिसिज्म से डर रहा है। तो आपको समझना, आज के समय पे क्रिटिसिज्म की 4 सिंपल सी कैटेगरी है। पहला होता है बेसलेस हेटर्स। ये वो लोग हैं जिनको आप कुछ भी कर लो वो आपको हेट ही करेंगे, इनको कोई लेना देना नहीं है। आपके कमेंट्स में भी आते होंगे, डीएम में आते होंगे, ये आपका कंटेंट देखेंगे भी नहीं ढंग से, और हर चीज़ से इनको परेशानी है, अरे भाई ये है वो है फलाना ढिमका, ऐसा करके। इनको क्या करना है, इनको आपको इग्नोर एंड ब्लॉक करना है। सोशल मीडिया पे ब्लॉक करना है, रियल लाइफ में इग्नोर करना है। क्योंकि आप इनसे जब मुंह ज़बानी करने जाओगे तो आप ही हारोगे। एक चीज़ हमेशा याद रखना, आज के समय पे जो ये मैं बिल्कुल मानता हूँ कि 2 ऐसे अस्त्र हैं जो बिना लहू बहा के भी आपको पूरी तरीके से अंदर से छल्ली कर सकते हैं। तो पहला है आपकी ज़ुबान, दूसरा है ज़ुबान से निकलने वाले शब्द। तो ये व्यर्थ मत करो आप इन लोगों पे। तो पहला हो गया आपके बेसलेस हेटर्स। फिर दूसरे आते हैं स्वीट प्लीजर्स। स्वीट प्लीजर्स क्या होंगे, सामने सामने बड़े तारीफ करेंगे, अरे तरुण अतीक्षा क्या पॉडकास्ट बनाते हो ये। आप बस इधर से पलटे नहीं कि पीठ पीछे, अरे तो ऐसी हैं, तो फालतू बातें करते रहते हैं। ऐसे भी होते आप हैं। नहीं करोगे ना? नहीं, मैं तो ऐसा नहीं होगा, मैं 4th कैटेगरी में आने वाला हूँ। अच्छा। तो स्वीट प्लीजर्स को क्या करना है, आप यस करो, हेलो करो, बट जब आप जान जाओ कि ये स्वीट प्लीजर्स हैं तो अपने सीक्रेट्स और काफ़ी सारी चीज़ें उनको रिवील मत करो। हाय हेलो रखो, बस दैट्स इट। तो अगर एक कंटेंट क्रिएटर इन चीज़ों को, और हमेशा याद रखना कि काफ़ी सारे क्रिएटर्स, इन्फ्लुएंसर्स, सेलिब्रिटीज़, दे वांट वायरलिटी। वायरलिटी आज के समय पे कैन नॉट कम विदाउट हेट। राइट। आपका वैलिडेशन इज हेट। जब आपको हेट मिल रहा है, इसका मतलब यू हैव बिकम सो सब्सटैंशियल कि लोग आपके बारे में सोच रहे हैं, बात करना चाहते हैं। हमेशा याद रखना, बात उन्हीं की होती है जिसमें कुछ बात होती है। बिल्कुल क्या बढ़िया कहा। सो गाइस, एक चीज़ और बताऊं, अभी रात के 1 बज रहे हैं और अभिषेक आज 4th पॉडकास्ट दे रहा है। 5th होगा शायद, 5th होगा ये आई गेस। और बड़ी मुश्किल से हमें इनका टाइम मिला, तो कमेंट में पार्ट 2 ज़रूर लिखना। बड़ी मुश्किल से हाथ लगते हैं। बट थैंक यू सो मच अतीक्षा एंड तरुण, इट वाज लवली बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस। तरुण सोएंगे अभी आराम से, बस और 2 घंटे ही तो ट्रैवल करना है। बस 2-3 घंटे सोना ही है। 2-3 घंटे लगना है घर जाने में। बिल्कुल। थैंक यू सो मच एंड जल्द मिलेंगे इन पार्ट। थैंक यू सो मच। ये भी है कि क्रिएटर्स, लोग देखेंगे क्रिएटर्स भी मेहनती होते हैं। नहीं होते हैं यार, बिल्कुल होते हैं यार, बहुत होते हैं। चलो गाइस, अब सोते हैं। गुड नाइट, बाय बाय।